एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 70 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि जो अपना फेंग युआन था और ताई बाई युनशेंग था, ताई बाई युनशेंग तो भाई हाई लाओलान से भिड़ने चला गया था, क्योंकि वो दोनों ट्रुयांग बिल्डिंग में आ चुके थे। तो हाई लाओलान सामने था, तो उससे ताई बाई युनशेंग लड़ने चला गया और अपना फेंग युआन गया था मा होंग उनके साइड लड़ने। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। बैम 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 आवाज आती है। तीन दरवाजे जितने बड़े ट्री मैन बार बार अपने हैमर जैसे मुट्ठी से अटैक कर रहे थे, लाइट बैरियर पे एकदम क्रश करते जा रहे थे। जो फ्रॉस्ट जेड पिकॉक एकदम दर्द भरी आवाजें निकाल रही थी वहीं पे। उसके बड़े पंख गोल्डन सील से एकदम बंद कर दिए गए थे, सिर्फ लैंड स्पीड का सर ही बाहर दिख रहा था, अदरवाइज पूरा हिस्सा एकदम कवर कर दिया गया था। वो तुम्हें सीन याद होगा, वो लूसीफर वाला। लूसीफर में जैसे वो करता नहीं, अपने पंखों से बचाने के लिए अपने पंखों को एकदम आगे करके उस लड़की को बचा लेता है, ऐसे टाइप का ये पिकॉक भी कर रही थी। फ्रॉस्ट जेड पिकॉक कहती है, मेरे मालिक और मैं नहीं संभाल पा रही, मेरी सांसें रुक रही हैं। और वो एकदम पलके जो थी इसके एकदम झपकाते हुए बोले जा रही थी। लाइट बैरियर कमजोर होता जा रहा था और ट्री मैन नॉन स्टॉप भाई अटैक पे अटैक करते जा रहे थे। और सबसे स्कैरी बात ये थी कि फेंगमैन पास आ रहा था। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस लैंड वैसे ही ऑलरेडी बिखरा हुआ था, फ्रॉस्ट जेड पिकॉक सील हो चुकी थी और बचा कुचा बैरियर भी फेंगमैन के लिए कुछ नहीं था, वो भी एकदम तोड़ सकता था। जबकि जान का खतरा बिल्कुल सामने था। मा होंगयुन और जाओ लियारुन अभी तक कोई भी अंदाजा नहीं लगा था। चाहे उन्हें फेंगवान का फील हो रहा हो, लेकिन मौत का माहौल इतना हैवी था कि सांस लेने तक मुश्किल हो गया था। जाओ लियानुन बिल्कुल चुप थी, कुछ भी नहीं बोला और माँ होंगी उनकी बाहों में एकदम छुप गई और अपनी आंखों को बंद कर लिया। आखिर वो एक नॉर्मल लड़की ही थी। माँ होंग्युन उसे सॉफ्टली कंफर्ट कर रहा था, चाहे उसके अपने दिल में एकदम जीरो होप बची हो। माँ होंग्युन कहता है सब खत्म होने वाला है। फेंगवा एक बिजली की तरह भाई निकल पड़ा, एकदम विंग्स को जो एकदम भाई एकदम ब्रांचेस ब्रांचेस को एकदम साइड हटाते हुए एकदम घुस घुस गया। लेकिन जैसे ही वो फाइनल ब्लो देने जा रहा था, चार्ज करते वक्त उसके दिमाग में मो याओ की चीख सुनाई दी। मो याओ कहती है, ये रुको, ये हो रहा, ये हो रहा, ये रहा, जल्दी रुको रुको रुको, यहाँ पे कोई और आ रहा है, यहाँ पे कोई खतरनाक सा। फेंगवन ने तुरंत अपनी मोमेंटम रोक दी और एक ट्री के हाई ब्रांच पर एकदम रुक गया और कंफ्यूज्ड हो गया। फेंगवन कहता है क्या हुआ। जब से मो याओ का विल उसके दिमाग में आया था, उसे कभी इतना इंटेंस इमोशनल मतलब नहीं देखा था उसने, मतलब इतना खतरनाक उसने देखो। वो इमोशन जो होती है ना, वो कभी दिखाती नहीं अपना जल्दी। बहुत कम ही होता है कि जो अपनी मो याओ है ना इमोशन दिखाती है। तो अभी उसने जैसे बोला ना, अरे अरे रुको रुको, ये और एकदम अटक रही थी, एकदम मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, एकदम अटक अटक के बोल रही थी ना। तो फेंगयॉन को भी थोड़ा लगा कि कोई कुछ तो है। उस मोमेंट में मोया उसके माइंड में सामने आई। उसका पूरा चेहरा एकदम आंसू से भरा था, उसका पतला सा बॉडी कांप रहा था और वो बार बार बोल रही थी, ये हो रहा, ये हो रहा, कोई डाउट नहीं है, ये फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू का हो रहा है। फेंगवन का दिल जोर से धड़क गया। फेंगवन सोचता हुआ कहता, क्या फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू। उसने तुरंत याद आया, मोयाओ ने अपनी लाइफ में 88 रैंक बिल्डिंग पर डीप रिसर्च की थी अपने लवर बो क्वीन के लिए। उसने बड़ा रिस्क लिया था, ट्रू इनहेरिटेंस के ड्यूल डोमेन में घुस गई थी। उसका मेन मोटिव था लक पाथ की सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस पाना। उसमें था फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन ग्यू, ये वाला जो उसे चाहिए था, लेकिन नहीं बेचारी को मिल पाया था। पर एंड में उसका सब फेल हो गया ना वही। उसे बहुत मेहनत करके लक पाथ की इनहेरिटेंस में एक क्रैक बनाया था और फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो उस क्रैक से निकल के गायब हो गया था। लेकिन मोयाओ खाली हाथ वापस नहीं आई। उसने थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस इन्फो ले लिया और अपने रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंड मास्टर की नॉलेज, यानी जितना भी रिफाइनमेंट पाथ की जो नॉलेज थी ना, उसको वहीं छोड़ दिया था। और उसके बेसिस पे जो क्लैमिटी बैकबोनिंग गू है ना, उसको छोड़कर उसे मतलब उस गू को नहीं, उस नॉलेज को छोड़कर उसने अपने बेसिक चीज़ों का यूज़ करके क्लैमिटी बैकबोनिंग गू को रिफाइन कर लिया था। पर ये जो क्लैमिटी बैकबोनिंग गू था, फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू से तो वीक है। उसने उस गू को बो क्वीन को ट्रिबुलेशन में यूज़ किया, सोचा कि चलो वो नहीं तो इससे तो काम बन ही जाए। और आखिर में क्या हुआ, दोनों की ही डेथ हो गई, कुछ कुछ हो ही नहीं पाया। बाद में फेंगवन को मोयाओ की इनहेरिटेंस मिली और उसने क्लैमिटी बैकबोनिंग गू दोबारा रिफाइन किया। मोयाओ की रिक्वेस्ट थी कि रैंक 7 का गू हाउस वाटर पवेलियन वापस कर दिया जाए स्पिरिट एफिनिटी हाउस को। और अब मोयाओ दोबारा फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू को ऑरा फील कर पा रही थी, वो गू जिससे उसने पूरी जिंदगी ढूंढा, जिसके लिए अपनी जान तक दांव पे लगा दी, और वो मिल गया एक रैंडम लड़के के हाथ में बाय चांस। मोयाओ ने अपना सर उठाया और रोती हुई हंसती हुई बोली, हे, ये जिंदगी है ना, ये जिंदगी है ना, मैं तो लगभग मर गई थी उसके लिए, और ये मॉर्टल लड़का ऐसे ही ले गया उस चीज को। फेंगजुआन की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई। उसने एकदम गुस्से से बोल पड़ा, तो इसका मतलब फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो इस वक्त मो होंग के पास है ना, क्या तुम श्योर हो। मोयाओ कहती है बिल्कुल, मतलब माँ होंगी उनके पास है ना, उसके पास ही है ना। तो उसने बोला था ठीक है, हाँ उसके पास ही है। अब
मोयाओ कहती है, ये एक गू है, वन टाइम वाला गू, रैंक 8 गू है, इसका कोई सॉलिड फॉर्म नहीं होता, ये बस एक लैंप ऑफ लक होता है, इसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल होता है, नॉर्मल मेथड से तब भी मैं इसे पकड़ नहीं पाई थी, इसलिए वो क्रैक से निकल के डिसअपेयर हो गया था, इवन ट्रू यांग बिल्डिंग भी इसे ट्रैप नहीं कर पाया, शायद ये नॉर्थर्न प्लेन्स आ गया और ये मा होंग्युन तक पहुंच गया। फेंगवन निराश होकर कहता है, तो ये एक बार यूज होने वाला गो है, मतलब वैसे तो अगर वो गो होता ले सकते तो शायद पेंगुइन ले लेता, या मतलब मोया बोलती उससे लेने को कि ऐसे ऐसे ले ले इससे, लेकिन क्या करे भाई, वो एक बार यूज होने वाला गो है, तो मतलब शायद माँ होंगी उन पे ये यूज हो चुका है। सही है भाई, वो किस्मत का, मैं क्या कितनी बार बोलूँ, ये जो बंदा है ना भाई, इसके ऊपर किस्मत बरसती है कि वो ये ना वो है पुनीत सुपरस्टार है ना, किस्मत में होगा तो खुद चल के आएगा, आ गया भाई खुद चल के आ गया इसके पास। फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो, जाइंट सन इमॉर्टल वंडरेबल का लक पाथ का इनहेरिटेंस का सबसे प्राइसलेस ट्रेजर था। फैंगवन खुद को ट्रू इनहेरिटेंस स्केड्यूल्ड डोमेन में कुछ भी नहीं मिला था जब वो वहां पे गया था, पर ये वो माँ होंगी उनसे ले पाता तो जैकपॉट लग जाता। पर बैड लक ये था कि ये सिर्फ एक बार यूज होने वाला गो था और एक बार होने के बाद वो गायब हो जाता है। मोया ने टेंशन में कहा, फैंग युआन संभल के रहना, फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो एक्सट्रीमली स्पेशल है, जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल ने अपने लाइफ में बार बार डिजास्टर को ब्लेसिंग में बदला था, और ये सब हुआ था पता है किसकी वजह से, सिर्फ एक गू की वजह से। माँ होंग्युन अब इस गू के इफेक्ट में है, वो लिटरली चाइल्ड ऑफ लक बन चुका है, उसका लक इतना हाई है कि पूरे 5 रीजन में नंबर 1 हो सकता है। चाहे लक इनविजिबल होती है लेकिन वो भी एक पावर है, इसको अंडर एस्टिमेट मत कर देना। हाँ, लेकिन इसे क्या पता कि मैं तो सीधा कहता हूँ भाई, भले तेरे पास लक है, लेकिन भाई ये जो बंदा है फेंग युआन, इसके पास जो लक है ना, वो लक तो नहीं कहेंगे, उसे बैड लक कहेंगे, एकदम ट्रू ट्रू ब्लैक थिक ब्लैक लक है, ऐसा ब्लैक लक जो फॉर्च्यून को निकल जाए। फेंगयुआन कहता है, मुझे पता है क्या करना है, उसने अपना किलिंग इंटेंट कंट्रोल करा और एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया, वो ट्री ब्रांचेस पे एकदम छुप गया बिना कुछ अटैक करे, ऊपर से नीचे मा होंग्युन और जाओ लियान उनको देखता रहा, जबकि नीचे ट्री मैन उन पे अटैक करते जा रहे थे। एक्चुअली दोनों के बीच डिस्टेंस ज्यादा नहीं था, पर फ्रॉस्ट जेड पिकॉक तक उसे स्पॉट नहीं कर पाई थी, इसका मतलब था कि लैंड स्पीड कितना ज्यादा वीक हो चुका था। एक ग्लैंस में ही समझ आ रहा था कि दोनों साइड से स्ट्रेंथ और मतलब कितना ज़्यादा ह्यूज गैप पड़ रहा है, क्योंकि वो बेचारी वीक हो चुकी है और यहाँ पे फेंग युआन उसके ट्री मैन तो तुम जानते हो पावरफुल हैं। लग रहा था कि विक्ट्री कंफर्म है और माँ होंगी उनको मारना तो सुपर इजी होगा, ऐसा दिखने में लग रहा था, लेकिन फेंग युआन ऐसे नहीं सोचता था। वो एक गू इमॉर्टल रह चुका था, उसकी सोच एक मॉर्टल से कई लेवल ऊपर थी। फेंगयुआन फाइनली समझ गया था, ये जो विजडम पाथ और रिफाइनमेंट पाथ और मेटल पाथ, टाइम पाथ जैसे जितने भी रास्ते होते हैं ना, सिर्फ कॉम्प्लेक्स ग्लूवॉर्म के कॉम्बिनेशन नहीं होते, इनका असली मतलब होता है इंसान की अंडरस्टैंडिंग, हेवन और अर्थ के मिस्टीरियस को समझना, मतलब मिस्ट्रीज जो होती हैं उसके जो मिस्टीरियस जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे उन सब चीज़ों को समझना। लक पाथ भी सेम ही चीज़ थी, और अगर जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल की एग्जांपल देखें तो ये क्लियर होता है कि लक पाथ दूसरे पाथ के कंपैरिजन में कुछ एस्पेक्ट्स में हेवन अर्थ के मिस्टीरियस में जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं ना, उसमें डीप लेवल एक्सप्लेन करता है। फेंगयुआन ने कभी माँ होंगी उनको लाइटली नहीं लिया था, हमेशा अलर्ट रहा था उसके अगेंस्ट, क्योंकि उसके पास्ट लाइफ की मेमोरीज से उसको ये पता था कि माँ होंगी उनका फ्यूचर कितना बड़ा होने वाला है। पिछली जिंदगी में माँ होंगी उन पूरा नॉर्थर्न प्लेन्स का पिलर बन गया था, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल के अटैक को रेसिस्ट करने वाला लीडर वही था। जब फेंगयुआन खुद को गो इमॉर्टल के एक मैसिव अटैक में मतलब मर गया था, तब मा होंग्युन भी ग्रो कर रहा था, समझ रहे हो, मतलब उस टाइम पे भी वो ग्रो कर रहा था। फेंगयुआन को मा होंग्युन के ग्रो होने का पूरा रिकॉर्ड याद था, और अब जाके उसको फाइनली पता चला था कि माँ होंगी उनकी जो मतलब ये क्या था ऐसा कि जिसकी वजह से वो ये सब कर पाया था, वो जो हेवन डिफाइन लक था ना उसकी वजह से, वो था जाइंट सर इमॉर्टल वनरेबल का सबसे बड़ा लक पाथ का अचीवमेंट, फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मोयाओ की वजह से, जो उसके माइंड में रह रही थी, यानी मोयाओ ने उसे बताया था कि माँ होंगी मतलब क्या क्या है, सीन चल रहा है। लक कोई फिजिकल चीज तो नहीं होती है ना, ना ही कोई इसे छू सकता है, पर फेंगयुआन जानता था उसके इफेक्ट कितने रियल होते हैं। फेंगयुआन कहता है, अब समझ आया कि जाइंट सन की विल ने स्पेशली हाई लाओलन और मो जो मा होंग्युन को लैंड स्पीड का मास्टर क्यों बनाना चाहा था। हाई लाओलन अपने ब्लड लाइन में सबसे स्ट्रांग थी लौंडिया है। माँ होंगी उनके पास फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन को था। फेंगयुआन को ये पूरा सीन थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी लगने लगा था। माँ होंग्युन चाहे रैंक 3 का छोटा सा गू मास्टर था, पर उसके पास एक रैंक 8 इमॉर्टल गू का पावर था जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा था, और
रैंक 8 इमॉर्टल गू ये ऑलमोस्ट रैंक 9 के आसपास आता है, जैसे कि विजडम गू, स्ट्रेंथ गू के जैसे लेजेंड्स में लिखा गया है ना, बताया गया वैसे ही। और ये इंसेन लेवल का पावर होता है, कोई अंडरस्टिमेट करे तो उसका तो भाई इतना बुरा हाल लिख दिया गया, भाई लिख दिया हो गया होता है, अगर कोई ऐसे कुछ मतलब प्रोवोक करे, कुछ सीन उंगली करे इसमें। फैंगयुआन तो बस एक मॉर्टल था, उसको याद था जब वो ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में गया था, वो रैंक 7 का ह्यूमन क्यूआई गू के पास भी नहीं जा पाया था, तो रैंक 8 फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू का वो क्या ही कहे, फिर वो तो अलग चीज है, मतलब कहाँ ही जा पाएगा ना। मा हंग्युन शक्ल से हार्मलेस लगता था, पर अब तक उसके सारे एक्सपीरियंस में उसने कभी असली डिफीट टेस्ट ही नहीं करा था। सही बात है भाई, हारेगा कहाँ से, हर बार वो किसी मुश्किल से निकला और उसको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलता गया। ये जो फॉर्च्यून था ना, नॉन स्टॉप एनकाउंटर हुए हैं फॉर्च्यून, तो ऐसे भाई के आगे तो किस्मत तो खुद चल के आती थी। जो भी बंदा उसको हार्म करना चाहता, या तो वो मर जाता था या तो उसका बहुत गंदा हाल होता था। और मजे की बात ये थी, हर बार मा होंग्युन खुद एक्शन में नहीं आता था, पर एक इंटरनल फोर्स, कोई एक्सीडेंट, कोई छोटी छोटी कोइंसिडेंस, ये सब मिलके उसके फेवर में आ जाते थे, उसके फेवर में काम करते थे। और सब मिलके जो भी मा होंग्युन के साथ उलझता था या उसको कुछ हार्म करता था, कुछ भी गलत करता था ना, उसके ऊपर तो भाई हेवन मतलब बरस जाता था, क्या बताए, बहुत तगड़ी फोर्स पड़ती थी उसके ऊपर। वो बंदा या तो उसका गंदा वाला हाल होगा या तो वो मारा ही जाता था डायरेक्ट। फैंगयुआन को अचानक जाइंट सन की विल याद आई। पहले जाइंट सन की विल ने जाओ लियानियन को मारना चाहा था, पर मा होंग्युन ने उसके लिए अपनी जान तक डाल दी थी, तो इनडायरेक्टली जाइंट सन की विल ने मा होंग्युन के अगेंस्ट हो गई थी। और जैसे ही जाइंट सन की विल अटैक करने वाली थी, तभी फैंगयुआन ने अपीयरेंस मारी, ट्रू यांग बिल्डिंग को निकाला और उसकी वजह से हेवनली ट्रिबुलेशन भी आ गया। फैंगयुआन सोचता है तो जाइंट सन की विल भी इस ट्रैप में फंस गया। फैंगयुआन ने जब पूरा सीन दूसरे एंगल से देखा तो वो शॉक हो गया। फैंगयुआन कहता है मैं भी शॉक हो गया, यानी एक तरीके से ये चीज लिखी थी, देखो जाइंट सन की जो विल थी बस अटैक करने वाली थी, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक फैंगयुआन उसी टाइम पे टपका। देखो फैंगयुआन को आना था, वो तो आना ही था, उसको क्या जा रहा है, उसको तो आना ही था। लेकिन देख रहे हो मतलब क्या चीज हुई, ऐसी क्या चीज हुई कि वो उसी टाइम पे टपका जिस टाइम पे मा होंग्युन मतलब उसके ऊपर अटैक होने ही वाला था, समझ रहे हो। और जैसे ही अटैक होने वाला था उस ये विल का क्या हुआ, जाइंट सन की विल का क्या हुआ, देख रहे हो, वो बाहर चली गई भाई, उसकी पावर का तो हो गया, कद्दू बन गया उसका, समझ रहे हो। तो भले समझ रहे हो ना, मतलब कैसी चीजें चल रही हैं, एक लक क्या चीज होती है, समझ रहे होगे तुम भी। फैंगवन कहता है मेरे पास तो ग्लास ओनर टोकन भी है, मैं तो 88 रैंक बिल्डिंग के अंदर पूरी सिचुएशन चेक कर सकता हूँ। फिर मैं पहले अटैक क्यों नहीं किया, शायद बिना सोचे समझे हो गया, या पर मैंने सुना था कि जाओ लियानुन एक अदर वर्ल्डली डीमन है तो उसे प्रोटेक्ट करना चाहा, ये मे बी क्यूरियोसिटी थी। ये क्या था, फैंगवान भी अब समझ रहा है कि देखो मैं भी यही तो कह रहा हूँ, फैंगवान भी अब ये समझ चुका है कि वो चाहता तो पहले भी तो अटैक कर सकता था, लेकिन देख रहे हो क्या कोइंसिडेंस हुआ, क्या ऐसी चीज हो गई कि वो उसी टाइम पे आया जिस टाइम पे जो जाइंट सन की विल थी अटैक करने जा रही थी। देख रहे हो ये लक, देख रहे हो, ये यही चीज होती है। ऐसा लगता है कि जो हम सोचते हैं कि भाई हम ऐसे इंसान है, जो हम खुद से सोच रहे हैं, मतलब डिसीजन ले रहे हैं, हमें ये करना है वो करना है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो जो चीज हम कर रहे हैं ना, वो पहले से लिखी जा चुकी है, यानी हम असल में किसी और की विल पे जी रहे हैं, कोई हमारा फ्यूचर लिख चुका है और हम उस चीज़ पे चल रहे हैं, लेकिन बहुत अजीब लगता है। यही तो मतलब होता है कि तुम खुद से जियो, एक ट्रू पर्सन बनो। तो वही ये जो पूरा मैंने रिवर इंसैनिटी पढ़ा ना, मतलब जितना मैंने देखा, एक एक वर्ड, एक लाइन मेरे को बहुत बार लगी, वो जो थी ना, वो ट्रू पर्सन, यानी एक एक असली इंसान क्या होता है, एक असली, समझ रहे हो। आगे देखते हैं। वो सीन उसके दिमाग में फ्लैशबैक की तरह आया था, जायंट सर की विल को जब ट्रू यांग बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया गया तो इनडायरेक्टली उसका रीजन फेंगयुआन ही था, पर टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि मा होंग्युन और जाओ लियान उन दोनों डेथ से बच गए थे। फेंगयुआन कहता है अब अगर मैं अचानक मा होंग्युन पे अटैक करता हूँ तो क्या मेरे साथ भी वही होगा जो जायंट सन के विल के साथ हुआ था। मुझे भी यही लगता है, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे इंटरव्यू करेगी, मतलब कोई इन्वेड कर देगी, कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से सब गलत हो जाएगा, ये कोई मतलब कुछ अजीब एक्सीडेंट होगा, कुछ तो होगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, वो सोच रहा था। फेंगयुआन ने ग्लास ओनर टोकन को टाइटली पकड़ लिया और अपना पूरा प्लान दोबारा सोचने लगा। फेंगयुआन कहता है रुको जरा, अभी तक जो मैंने सुना था वो
मो याओ के कहने पर बिलीव किया। हाँ, बिलीव मैं मेरी बातें बिलीव ये जो बिलीव रही थी, पर क्या पता उसने मुझे किसी खास रीज़न से झूठ बोला हो। अब यहाँ पे फेंगयुआन भी सोच रहा था। ये थॉट आते ही उसने मो याओ से दिल से पूछा। फेंगयुआन कहता है स्ट्रेंज, जब मैंने लक इंस्पेक्शन को यूज़ किया था और सेक्रेट प्लेस के सब लोगों की लक देखी थी, तो मा होंगी के पास फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू था, तो दिखना चाहिए था ना अगर तब था तो। पर मुझे तो सिर्फ हाई लाओलन और ताई बाइशन के लक हाई लगी, लेकिन माँ होगी उनका तो लक लगा ही नहीं मुझे हाई। मो याओ जैसे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी इस क्वेश्चन के लिए, वो तुरंत आंसर देती है। इसमें स्ट्रेंज क्या है? फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू एक रैंक 8 इमॉर्टल गू है। तुम्हारा लक इंस्पेक्शन गू सिर्फ रैंक 5 और मॉर्टल गू है। बस एक इन्वेस्टिगेट गू है जो गू मास्टर के फॉर्मलेस लक को देखने में हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली रैंक 5 के गू से तुम रैंक 8 के इन्फ्लुएंस को कैसे देख सकते हो? फेंगयुआन कहता अगर मैं देख नहीं सकता तो कैसे कंफर्म करूं कि मा होंगी उन पे सच में फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू का असर है? मो याओ ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहा, ओह फेंगयुआन, तुम कितने सस्पिशियस हो, पर एक सॉलिड मेथड है कंफर्म करने का। तुम खुद की लक को चेक करो। हर बार जब तुम चाइल्ड ऑफ लक के अगेंस्ट एक्शन लोगे, दोनों के लक का म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, तुम्हारा लक खराब हो जाएगा, शायद और भी ज्यादा। अगर विश्वास नहीं होता तो एक बार ट्राई करके देखो, यानी अपना जो लक है उसको देखो। वैसे फेंगयुआन का जो लक था वो ब्लैक और थिक एकदम बहुत गाढ़ा सा लगता ब्लैक कलर का, लेकिन अब देखते हैं क्या पता वो जो पहले गाढ़ा हिस्सा था ना वो और ज्यादा गाढ़ा हो जाए या और ज्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि था ना, देखते हैं। टाइम कम था तो फेंगयुआन ने तुरंत लक इंस्पेक्शन को एक्टिवेट करा। उसकी विजन सडनली चेंज हो गई। मा होंगिन और ज़ाओ लियान की लक बस छोटी सी थी, जैसे नॉर्मल लोगों की होती है। पर तभी एक मैसिव ब्लैक लक दिखाई दिया जो लगभग 300 मीटर टॉल था और हेवन और अर्थ को एकदम पियर्स करते हुए ऊपर जा रहा था। ये जो ब्लैक कलर का ऑरा था ना, ये इतना ज़्यादा डार्क हो चुका था कि लिटरली एकदम भाई बहुत अजीब सी फीलिंग दे रहा था। एक कफिंग शेप में था और टाइट ग्रिप के साथ फेंगयुआन के अराउंड एकदम छाया हुआ था। किस वक़्त से ये हुआ, ये पता ही नहीं चला, बट अब उसके आस-पास जो ब्लैक ऑरा था, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और गहरा हो गया था। थोड़ा दूर ताई बायशेंग और हाई लॉरेन के बीच एक इंटेंस बैटल चल रही थी। उन दोनों का लक और अब बहुत ही क्लियर दिख रहा था। हाई लॉरेन के ऊपर अभी भी वही अज़ूरे ब्लू लक था, जो एक बड़े से ट्री के जैसा स्टेबल था, सॉलिड लग रहा था। लेकिन ताई बायशेंग का लक ऑरा पहले से काफ़ी कम हो गया था। बेयरली 1/6 था, मतलब कुछ ही बचा था। पहले जो एकदम ब्राइट रेड क्लाउड था, वो बस अब एक हैवी सा इवनिंग मिस्ट जैसा डार्क क्लाउड में बदल चुका था, यानी कम हो गया था। लेकिन भाई अपने ताई बायुनशन का तो कम है, लेकिन भाई ये जो हाई लाओलान है इसका बहुत ज़्यादा था। फेंगियो ने दोबारा अपना नज़रिया ऊपर ले गया, वैसे टेस्ट करना शुरू किया जैसे मो याओ ने कहा था और एग्जैक्टली जैसे उसने बताया था। जैसे ही उसने मा होंगी उन पे अटैक करने का सोचा, उसके ऊपर जो ब्लैक कफिंग लक था वो थोड़ा और बड़ा हो गया। उसका कलर भी और ज़्यादा डार्क और ज़्यादा हैवी फील होने लगा। मो याओ कहती है, फेंगयुआन, तुझे तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। तेरे ऊपर जो ब्लैक कफिन लक है ना, वो अब इतना ज़्यादा डेंस और स्कैरी हो चुका है कि तेरी लाइफ लिटरली डेंजर में है। लक को अंडरएस्टिमेट मत कर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इनविजिबल है। जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल की ये जो अनबीटेबल पावर याद कर। तू अभी एक मैसिव डेंजर में है। ये ब्लैक कफिन लक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन उसका कर्मा तुझे हिट करेगा और बस वक्त आ सकता है, वेट हो रहा है, ध्यान रख। मोयाओ बार-बार फेंगियोन को समझा रही थी, लेकिन फेंगियोन ने कोल्डली कॉन्फिडेंस में बोला, मुझसे कह रही हो कि मैं पीछे हट जाऊं सिर्फ बैड लक के डर से? ऐसा कभी हो सकता है क्या? उसने अपनी आंखों को एकदम छोटा सा करा, लेकिन थोड़ा एकदम साइड में देखा और अपने दांत को अच्छे से कस लिया। ट्री के ऊपर था वो। फेंगियोन कहता है, चाहे लक कितना भी खराब हो जाए, मुझे डायरेक्ट हार्म नहीं कर सकता। उसको किसी इंटरनल फैक्टर का यूज करना पड़ेगा मुझे मारने के लिए, और अभी इस मोमेंट पे इस जगह पर मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरी राह में आता है, कौन मेरे रास्ते में आके खड़ा होता है। उसके दिल के अंदर एक डेंजरस किलिंग इंटेंट उभरने लगा, लिटरली एकदम बॉईल कर रहा था। पेंगुइन लक पाथ की पावर को मानता था, लेकिन अपने आप पे उससे और भी ज़्यादा भरोसा करता था। क्यों करता है ना, मैं इसलिए बताता हूँ। क्योंकि देखो, फेंगिवान ने कभी ज़िंदगी में किसी और के ऊपर 1% भरोसा नहीं करा, तो उसे अच्छे से उसके सीक्रेट उसे अच्छे से पता है यहाँ पे चल क्या रहा है, उसे अच्छे से पता है सिचुएशन का अंदाज़ा क्या रहा है। कौन उसे धोखा दे सकता है? कौन? कौन क्या कर पाएगा यहाँ पे? अभी वो किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं है, 1% भी डिपेंड नहीं है वो। उसे पता है ये लक क्या चीज़ है। ये लक, मैं नहीं मानता इस लक में। वो एक तरीके से ऐसे टाइप का पर्सन है, ठीक है भाई लक है मान, ठीक है जितना भी है, लेकिन नहीं, देख लेंगे जो होगा। बस ऐसे टाइप का बंदा, समझ रहे हो ना? कितना कितना खतरनाक लगता है ये चीज़। उसे माँ होंगी उनको मारना ही था, उसे ट्राई करना ही था। अगर फेंगमा सिर्फ लक से डर के पीछे हट जाता तो उसके स्टाइल के अकॉर्डिंग ये होता क्या? ना, बिल्कुल ना। नॉर्मल लोग
जो भाई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के बाद रिग्रेट फील करते हैं, लेकिन फेंगिवान कभी नहीं करता, क्योंकि किसी भी चीज़ में आज तक उसने अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने कभी अपना 100% नहीं दिया हो। मो याओ तो यहाँ पे डायरेक्ट कह देती है, "तू पागल हो गया है क्या? वो रैंक 8 इमॉर्टल गु है।" मो याओ एकदम चिल्ला उठी जब उसने फेंगयुआन के अंदर इतना पावरफुल किलिंग इंटेंट महसूस किया था। फेंगयुआन कहता है, "एनिमी इतना स्ट्रांग है तो फाइट और भी इंटरेस्टिंग होगी, राइट?" फेंगयुआन हँसी कर एकदम हँसी के साथ हँसने लगा। एक फ्री और वाइल्ड हँसी थी। अब उसके पास चांग शानिन वाले शॉर्ट हेयर नहीं थे, बल्कि उसके लंबे, काले, घने बाल थे, जो कि बड़े खतरनाक लगते थे। उसका वही ऑरा जो फेंगयुआन का असली ऑरा था ना, वो दिख रहा था। वही डार्क आँखें, वही बाल, वही सब, वही सारी चीज़ें। वो कभी भी वीक को बुली करने से नहीं हिचकिचाता था, लेकिन स्ट्रॉन्ग से टकराना उसे और भी ज़्यादा पसंद था। बिना टाइगर के डैन में घुसे, टाइगर के क्यूब्स को कैसे क्यूब मिलेंगे? यानी बोल रहा है कि मतलब टाइगर के वो जो नेस्ट है एक तरीके से जहाँ वो रहता है, वहाँ पे बिना घुसे तुम्हें टाइगर के बच्चे कैसे मिलेंगे? और अगर ऑल इन नहीं गया तो कब जाएगा? फेंगवा स्लोली एकदम कहता है, किस्मत लहरों से खेलती है, डरपोक लोग वेव से बचते हैं और बस फ्लो के साथ बह जाते हैं। लेकिन एक ब्रेव आदमी जो ज़्यादा अकल की ज़रूरत नहीं होती, चाहे उसका बॉडी टूट ही जाए, उसे ना रिग्रेट होता है और ना पेन। उसने अपना मूड कंट्रोल करा और क्रेज़ी वाली एनर्जी को अंदर बंद किया और फेस को थोड़ा शांत करा। मोयाओ कहते हैं, "ल्यूनेटिक, तू बिल्कुल पागल हो गया है।" अब फेंगयुआन के अंदर किलिंग इंटेंट अपने पीक पर पहुंच चुका था और उसके ऊपर जो ब्लैक कफिन लग था, भाई वो ब्लास्ट होने लगा था। लिटरली 10 3 गुना बढ़ चुका था। पहले तो बहुत ज़्यादा बढ़ा था, अब तो 3 गुना। फेंगयुआन कहता है, "चलो देखते हैं, कौन तुझे बचाता है? फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो, दिखा तू मुझे अपनी ताकत।" फेंगयुआन ने अटैक करने के लिए हाथ उठाया और बूम आवाज़ आई, एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। उसके इम्पैक्ट से इतनी स्ट्रॉन्ग हवा चली कि एकदम भाई फोर्स एकदम इतना खतरनाक पॉइंट था कि क्या बोलें, जो दूर तक सब कुछ एकदम दबा रही थी। हाई लाउरेन का स्टैंस हिला, जबकि ताई बाइशेंग भाई एकदम एक गड्ढे में से उठा था। उसके मुँह से एकदम फ्रेश ब्लड निकल रहा था। ताई बाइशेंग ने हवा में फ्लोट करते हुए हाई लाउरेन को देखा और शॉक में बोला, ताई बंशन कहता है, तुम एक्चुअली। और उसके ऊपर बोलने से पहले ही हाई लॉलन दोबारा उसके ऊपर चार्ज मार गए। बूम आवाज आई, जमीन हिल गई और हर तरफ डस्ट के क्लाउड्स फैल गए। फेंगवन आंखें छोटी करते हुए कहता है, 10 एक्सट्रीम फिजिक। उसके दिल में आंसर आ गया जो ताई बंशंग बोल नहीं पाया था। फेंगवन को कभी इमेजिन ही नहीं हुआ था कि हाई लॉलन के पास 10 एक्सट्रीम फिजिक होगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि ये ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक हो सकता है। और कुछ ही सेकंड बाद एक शैडो डस्ट क्लाउड से बाहर आया। वो ताई बाइशंग था। उसके बाल मैसी हो गए थे, चेहरा बिल्कुल डस्ट से भरा था। उसका चेस्ट इतना अंदर दब चुका था कि उसके बोन्स तक दिख रहे थे, बिल्कुल वाइट और स्कैरी। ब्लड लिटरली फाउंटेन की तरह एकदम मुंह से बाहर आ रहा था। पर तुरंत ही एक ग्रीन लाइट उसकी बॉडी को कवर कर गई और ब्लड फ्लो तो रुक गया और उसके हैवी इंजरीज और भी तेजी से हील होने लगे। फेंगयुआन और ताई बाइशंग ने पहले हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में आपस में थोड़ा मतलब इन्फॉर्मेशन शेयर करा था। तो फेंगयुआन को पता था कि ताई बाइशंग के पास 2 इमॉर्टल गु हैं, लैंडस्केप एज़ बिफोर गु और मैन एज़ बिफोर गु। लेकिन अभी वो क्लियरली इमॉर्टल गु यूज़ नहीं कर रहा था, बल्कि नॉर्मल हीलिंग गु का यूज़ कर रहा था। मैन एज़ बिफोर इमॉर्टल गु को एक्टिवेट करने के लिए इमॉर्टल एसेंस चाहिए होता है और वो मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कोई भी गु इमॉर्टल ईज़िली उसका यूज़ नहीं करता, जब तक कोई बहुत बड़ी ज़रूरत ना पड़े। हाई लालॉन एकदम चिल्लाते हुए कहता है, ताई बाई युनशेंग, तू तू एक तू एक ग्रैंड गु इमॉर्टल है, फिर भी मुझ जैसे इमॉर्टल से डर रहा है? उसकी आवाज़ ने लिटरली स्काई और ग्राउंड को एकदम शेक कर दिया। हाई लालन हवा में उड़ गया ताई बाइशेंग का पीछा करने के लिए। फेंगमा सोचता हुआ कहता है, ये 10 एक्सट्रीम वाली ऑरा इतनी इंटेंस है, टेरिफाइंग है। हाई लालन के पास ना सिर्फ 10 एक्सट्रीम फिजिक है, बल्कि सेल्फ डिटोनेशन के एज पे भी वो लग रहा है। उस टाइम जब फेंगवान क्विंग माओ माउंटेन पे था, उसने बाइनिमिंग के नॉर्थर्न डार्क आइस सोल फिजिक का यूज़ करके रियल्म को क्रॉस फाइट किया था। यानी वो खुद अभी रैंक 3 पे थे। सोच रहे हो ना, रैंक 3 वाले बंदे थे उस टाइम पे वो लोग, रैंक 3 रैंक 2 वाले, और भिड़ गए थे सीधा रैंक 5 वाले से। तो याद होगा आपको सीन। पूरा सिचुएशन अब यहाँ पे उसके फेवर से उल्टा हो चुका था। यहीं पे अब उल्टा सीन हो रहा था। और तब बाइनिमिंग सिर्फ रैंक 3 थी। जैसे जैसे 10 एक्सट्रीम फिजिक ग्रो करता है, उसकी सेल्फ डिटोनेशन पावर भी 10x हो जाती है। अब हाई लाउलान रैंक 5 पीक स्टेज पर था और अगर वो अभी एक्सप्लोड हुआ तो इतना टेरिफाइंग होता कि गो इमॉर्टल्स तक को मार सकता था। ताई बहशंग के फेस पर एक बिटर एक्सप्रेशन था और उसके अंदर बैटल करने का 1% भी मूड नहीं था। पहले हाई लेवल का 10 एक्सट्रीम फिजिक इमॉर्टल गुड डार्क लिमिट से सील था। इस वजह से उसकी ऑरा का एक भी ट्रेस बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन अब उसने ये सील तोड़ दिया था। उसकी मैजेस्टिक ऑरा ऐसी
थी कि देखने में तो भाई दिल से डर निकल आए। अभी वो एक जायंट ह्यूमन शेप्ड बॉम्ब बन चुका था और बताओ कौन उसके पास जाने की हिम्मत करेगा, क्या पता कब ब्लास्ट हो जाए। ताई बाइशेंग तो अभी भी एक गू इमॉर्टल बना था जस्ट अभी-अभी, और अगर वो हाई लेवल के इस डेस्परेट ब्लास्ट में मर जाता तो क्या होता, फिर यहाँ पे क्या ही हो जाता ना, समझ रहे हो ना? इंसाफ होता है ये कहीं से। ताई बाइशेंग मन ही मन कहता है, मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि हाई लेवल के पास ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक होगा, और वो भी 10 एक्सट्रीम फिजिक में से एक। और भी उसने इतना प्रोग्रेस भी कर लिया। ताई बाइशेंग फुल स्पीड में भाग रहा था। वो एक फ्लाइंग मास्टर था। उसका क्लाउड पाथ गू भी बेस्ट मूवमेंट गू में से एक था। हाई लेवल उसके पीछे था, लेकिन चाहे जितना भी चेस कर ले, डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा था। तभी रंबल आवाज आती है। हाई लॉरेन एकदम गुस्से से पागल हो गया। अचानक से उसने एक पंच मारा। ये पंच इतना पावरफुल था कि डायरेक्टली साउंड बैरियर को तोड़ दिया, आसपास की हवा को एकदम ब्लास्ट करते हुए आगे बढ़ा। उस पंच के साथ एक फीस्ट क्यूआई निकल आई, जो एक स्ट्रेंथ पाथ पैंथम फिगर में बदल गई। पहले फेंगयुआन ने भी साउथर्न बॉर्डर में कई बीस्ट पैंथम वो थे ना स्ट्रेंथ वाले, वो यूज किए थे, लेकिन हाई लॉरेन का पैंथम बीस्ट का शेप ना बल्कि ह्यूमन शेप का था। और ये ह्यूमन पैंथम लिटरली हाई लेवल के एग्जैक्ट कॉपी था। उसका मोटापा एकदम बियर जैसा बॉडी, टीथ एकदम वाइट ड्रैगन जैसे, छोटी सी ट्रायंगुलर आंखें जिसमें फुल विलन वाइब्स थी। बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी एकदम देखे तो समझ आ जाए हाई लेवल नहीं है ये। फेंगयुआन आंखों को सिकोड़ के एकदम कहता है, मुझे तो बीस्ट स्ट्रेंथ पैंथम साउथर्न बॉर्डर में यूज किए थे, उन सबको मिला दूं तब भी ये वाला जो है ना ह्यूमन स्ट्रेंथ पैंथम मैच ही नहीं कर सकते भाई। उसका आई एकदम सॉलिड ट्विस्ट था। फेंगयुआन आसपास चीज़ों को एकदम जजमेंटल एबिलिटी से देख रहा था। उसने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया कि ये पैंथम का बैटल स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली हाई लेवल का है। ये एक मतलब खतरनाक पैंथम है। ये ऐसा कह लो कि ये एक ना सेंटिएंट पैंथम है। इसको बुलाने के बाद ये अपनी मर्ज़ी से एनिमी को चेस कर सकता है। वाह भाई! एक एआई मिसाइल। ये था रैंक 5 पीक स्टेज का ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक का एक्चुअल पावर। भारी लेवल की स्कैरी चीज़ थी भाई ये। लेकिन कितना पावरफुल एग्ज़ैक्टली वो फेंगयुआन भी समझ सकता था जब वो उससे खुद लड़ता। लेकिन मतलब अगर फेंगयुआन खुद लड़ा तो एक बात तो कंफर्म थी, इसका पावर मॉर्टल रियम के लेवल से तो ऊपर ही है। इवन कह सकते हो कि हाई लेवल इस वक्त हाफ स्टेप गो इमॉर्टल स्टेट में था। 10 एक्सट्रीम फिजिक का एक ही काम है, ये लोग को हर रूल तोड़ते हैं। सेम रियम के अपोनेंट को भाई एकदम क्रश कर देते हैं। हम जानते ही थे ना, याद होगा जब बाइनेमिंग थी तो देखते थे ना, वो खुद रैंक 2 पे होके रैंक 3 वालों का कुत्ता बना देती थी। समझ रहे हो ना? कि ऐसा मान लो कि तुम्हारे पास एक रैंक ऊपर का एडवांटेज है और अगर कोई रैंक 5 पर है तो भले इमॉर्टल नहीं, लेकिन एटलीस्ट हाफ इमॉर्टल जितनी पावर तो होगी उसके पास। क्विंगमा माउंटेन के वक्त फेंगयुआन ने भी 10 एक्सट्रीम फिजिक का यूज करके अपनी जान बचाई थी, लेकिन इस बार 10 एक्सट्रीम फिजिक उसका एनिमी था। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है, अगर गू मास्टर गू इमॉर्टल बनने के बाद बॉडी के डिफेंस में मैसिव अपग्रेड ना पाते तो ताई बायोशेंग तो अब तक गया होता। ताई बायोशेंग तो अभी गू इमॉर्टल बना है, उसके पास कोई सॉलिड फाउंडेशन भी नहीं है। ऊपर से वो एक हीलिंग गू मास्टर है और सामने हाई लॉलन जैसा वायलेंट फाइटर है। एक मोमेंट के लिए फेंगयुआन के दिमाग में मल्टीपल थॉट्स एक बार से स्पार्क कर गए। फेंगयुआन एनालाइज करते हुए कहता है, गो इमॉर्टल का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है उसका अनलिमिटेड प्राइमल एसेंस, लेकिन हाई लालवान स्ट्रेंथ पाथ में कल्टीवेट करता है जो सबसे कम एसेंस कंज्यूम करता है, तो इमॉर्टल एडवांटेज यहाँ काम ही नहीं करेगा। ऊपर से हाई लालवान का किलर मूव भी कुछ अलग ही डायरेक्शन में गया है। इसने एक सेंटिएंट ह्यूमन स्ट्रेंथ पैंथम क्रिएट कर दिया। छोटी सी मतलब छोटी सी देर में उसने बस ऑलरेडी 5 से 6 ऐसे पैंथम क्रिएट कर लिए हैं, और ये नॉर्मल पैंथम्स नहीं है, इनमें फुल फुल स्पिरिचुअलिटी, मतलब एकदम स्पिरिचुअल पावर वाली टाइप की चीज़ है। मतलब स्पिरिचुअलिटी होती है ना, वैसे ही इतने स्मार्ट कि इन्होंने ताई बायेंशन के भाई जो पाथ था उनको भी ब्लॉक कर दिया, उनका पीछा भी कर रहे हैं। इनसेन लेवल है भाई ये। नॉर्मल ह्यूमन शेप्ड पैंथम बनाना कोई मतलब शौक नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हाई लेवल इंटेलिजेंट ह्यूमन पैंथम्स बना रहा था, और हर पैंथम का स्ट्रेंथ भी नेक्स्ट लेवल था। इनका पावर, टैक्टिकल अवेयरनेस इतना ज़्यादा था कि फेंगयुआन को थोड़ा अलर्ट हो गया था ये सब देखकर। फेंगयुआन शॉक में कहता है, अब समझ आया मेरी पिछली लाइफ में हाई लेवल अचानक कैसे मर गया था। इसलिए उसके पास 10 एक्सट्रीम फिजिक था। हाँ, वो रिबर्थ ले चुका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे सब कुछ पता है। इन एक्सपेक्टेड ट्विस्ट ने उसके पूरे प्लान्स को एकदम हिला लिया था। फेंगयुआन अंदर ही अंदर कहता है, डैम इट! उसने मतलब अपने ग्लास ओनर टोकन को टाइटली पकड़ लिया। उसका ओरिजिनल प्लान सिंपल था, जायंट सन की विल को यूज करके फॉल्स इमोशन फेक विल गू को लैंड स्पीड के कंट्रोल मतलब कंट्रोल को जो था ना, लैंड स्पीड को कंट्रोल करना, और फिर इंपीरियल कोड ब्लेस लैंड का असली मालिक खुद बन जाना।
लेकिन उसके लिए सबसे पहले उस फ़ॉल्स फ़ेक जो इमोशन वाला गू है ना, कब्ज़े में लेना था और ये गू अभी उसके पास है। और प्रॉब्लम ये है कि जायंट सन की विल के अंडर आता है और एक मॉर्टल जैसे फैंगमान के लिए इमॉर्टल वल्नरेबल की विल को डिफ़ाइन करना तो थोड़ा इम्पॉसिबल काम है ना। सिर्फ़ एक गू इमॉर्टल ही दूसरे इमॉर्टल की विल को थोड़ा बहुत रिफ़ाइन कर सकता है। इसलिए फैंगमान ताइबा एंशन को यहाँ पे खींच लाया था। उसकी हेल्प से वो फ़ेक विल इमोशन गू को रिफ़ाइन करवाना चाहता था। लेकिन अब क्या करे, वो जो फ़ेक विल इमोशन गू है वो कहाँ है अभी? उसके पास है, अपने हाई लेवल के पास। लेकिन जब वो वापस ट्रू यांग बिल्डिंग में गया तो पूरी सिचुएशन उलट गई थी। मा होंगक्यों, ज़ाओ लियान और फ्रॉस्ट जेट पीकॉक का रिकॉग्निशन मिल गया था। सीन यहाँ पे बड़ा खतरनाक ही चल रहा था। यहाँ पे सीधा-सीधा बता दिया गया है कि भाई जो फेंग युआन है, जो भी उसके प्लान थे उलट चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे वो आया था मालिक बनने, लेकिन वो मालिक बन नहीं पाया। यहाँ पे मालिक कौन बन चुका है? मा होंगयून बन चुका है और ज़ाओ लियान, ये दोनों मालिक बन चुके हैं पीकॉक के। यानी पीकॉक बन के मालिक बन गए तो पूरे ब्लेसलैंड के मालिक बन गए। अब चीज़ें तो उलट-पुलट ही गई हैं, ये सब हो चुका है तो क्या करें? मा होंगयून तो रैंक 3 का गू मास्टर था, लेकिन ज़ाओ लियान तो अभी छोटी-सी लड़की थी, उसने तो कल्टीवेशन स्टार्ट तक नहीं करा था, फिर भी उसे रिकॉग्निशन मिल गया था। इसका मतलब ये था कि गू मास्टर का मतलब सिर्फ़ एप्टीट्यूड से था। अगर किसी में गू मास्टर बनने का पोटेंशियल है तो वो भी एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर में तो उसे गू मास्टर बनना ही है ना इसलिए। फेंगमान की पिछली लाइफ में ज़ाओ लियान्यून एक विज़डम पाथ गू इमॉर्टल थी। ऑब्वियसली उसका एप्टीट्यूड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एक छोटी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं थी। फेंगमान के दिमाग में सिर्फ 2 चीज़ें क्लियर थी। पहला, फ़ॉल्स इमोशन फेक विल गू को अपने हाथ में लेना। अभी वो हाई लेवल के पास था। फेंगमान ने ये काम ताई बाइंशन को दिया था। दूसरा, मा होंग्यून और ज़ाओ लियान्यून को मार देना, जिससे ये दोनों मर जाते तो इंपीरियल कोर्ट वेस्टलैंड फिर से ओनरलेस हो जाता। और जैसे ये दोनों कंप्लीट हो जाएँगे, ताई पेंशन इसकी हेल्प करता और फ़ॉल्स इमोशन फेक विल को रिफाइन करके फेंगयुआन को लैंड स्पीड का मास्टर बना देता। इवन अगर जायंट सन की विल वापस भी आती, तब भी फेंगयुआन उससे कम्पीट करने के लिए रेडी होता। लेकिन अभी ये दोनों गोल्स फेल हो चुके थे। हाई लेवलन अपना असली ट्रम्प कार्ड तो रिवील कर चुका था। उसके पास 10 एक्सट्रीम फिजिक में से एक था और अब वो सेल्फ डिटोनेशन के बिल्कुल करीब था। उसका बैटल स्ट्रेंथ इतना शॉकिंग था कि उसने गू इमॉर्टल ताई बंशिंग को भी सप्रेस कर दिया था। उसका वो पीछा तक कर रहा था। ये काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद इतना अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था, क्योंकि हम जानते ही हैं ना वो भाई ट्रू मार्शल फिजिक में से एक है इसलिए। फैंगयन कहता है अगर वो हाईलैंड को हरा नहीं पाया तो उसे फॉल्स इमोशन फेक विल गू नहीं मिलेगा और बिना उस गू के मैं लैंड स्पीड को मतलब कैसे कंट्रोल करूंगा, डैम इट। फैंगयन ने गुस्से से एकदम दांत एकदम बंद कर लिए। प्लान पूरा बर्बाद हो गया था। फैंगयन कहता है क्या यही वो फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू वाली पावर है? जैसे ही मैंने कुछ करने जा रहा था ये सब सीन हो गया। उसने मा होंगयन की तरफ देखा, उसका एक्सप्रेशन और ज्यादा सीरियस हो गया। क्यों अब वैसे मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हो सकता है ना, लेकिन देखते हैं। पता नहीं क्यों उसके दिल में किलिंग इंटेंट और भी ज़्यादा बढ़ गया। फेंगमैन ने अपने हाथ बंद किए और पेड़ के ऊपर हाई ग्राउंड पे खड़े होकर उसने लिप्स पे एकदम थोड़ी मुस्कान लाई और फेंगमैन कहता है, "अब तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो गया है। फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन। हाँ, हाँ। अब हाई लालन और ताई बाइशेंग लड़ रहे हैं। अगर मैं तुझे मारना चाहूँ, तो तू क्या कर लेगा?" इस बार फैंगमैन खुद नहीं गया, बल्कि उसने ट्री मैन को कंट्रोल करना स्टार्ट करा। सबसे अंदर वाले ट्री मैन ने अपने हैमर जैसे फिस्ट को ऊपर उठाया। फैंगमैन के कंट्रोल में सबसे जोर से उसने पंच मारा। बैम आवाज़ आई, एक ह्यूज एक्सप्लोजन जैसा आवाज़ आई। फ्रॉस्ट जेड पिगॉक ने दर्द भरी चीख मारी। उसका एकदम उठा हुआ मुँह सीधा ज़मीन पे गिर गया। जो प्रोटेक्टिव बैरियर उसने एकदम बनाया था, वो टूट गया। गोल्डन डस्ट में एकदम बदल के हवा हो गया और एक कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं बचा था अब उसे रोकने वाला। जो ट्री मैन सबसे करीब था, उसने एक बड़ा-सा कदम लिया और अपना ये बड़ा-सा हाथ आगे बढ़ाया और माँ और ज़ाओ की तरफ एकदम झटक से आगे हाथ बढ़ाया। ज़ाओ लियन कहती है, "नहीं!" चिल्ला के वो बोली। माँ होंग्युन ने अपने हाथों में ले लिया, उसकी पीठ पर एकदम ट्री मैन को एकदम एक जो पाम थे ना उसके सामने कर दिए। फैंगयुन कहता है, "मर जा अब।" उसने अपने सर के ऊपर तेज़ी से एकदम बन रहे ब्लैक कफ़िन वो जो लक को ना कंप्लीटली इग्नोर कर दिया था और सीधा वो कह रहा था कि मारो भाई इसको मारो, अब कौन रोकेगा? चलो हाई लेवल था यहाँ पे, मान लिया हेवन ने उसको भेजा यहाँ पे, सब उसकी वजह से था, मान लिया। लेकिन अब यहाँ पे कौन आएगा? ट्री मैन का हाथ उसके ऊपर था, बस एक हल्की-सी ग्रिप और माँ और ज़ियाओ दोनों का तो काम होने वाला था, मीट पेस्ट बन जाते। लेकिन उसी वक़्त फिर से सीन हो जाता है। 88 रैंक बिल्डिंग में एक ज़बरदस्त झटका हुआ, पूरा एरिया काँप उठा। तभी चूहे, "तू मुझे बाहर निकालने की हिम्मत करता है? अब अपनी मौत एक्सेप्ट कर ले भाई, आ चुकी है विल।" एक बूमिंग आवाज़ हवा में गूंज उठी, इतनी पावरफुल कि फैंगमैन के कान दर्द करने लगे। ये फ़ैमिलियर आवाज़ सुन के मा हांगयुन ने अपना सर उठाया और एकदम खुशी से बोला, ओल्ड एंसेस्टर ज़िंदा है, वापस आ गए।" हाइलॉन के फेस पर वही सेम खुशी थी, लेकिन ताई बाइशेंग का चेहरा एकदम पेल हो गया। अगर जायंट सन की विल वापस आ गया है, 88 रैंक बिल्डिंग रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस की फुल पावर दिखाएगा और वो अब किसी भी गू इमॉर्टल को ट्रैप कर सकता है। ये मज़ाक नहीं था।
फैंगमैन कहता है ये कैसे हो गया? मैं हूँ इमॉर्टल ब्रेस्टलैंड के अंदर थोड़ी देर था, लेकिन 15 मिनट तो अभी भी बाकी थे ना। उसकी आँखों के जो पुपिल्स थे एकदम छोटे हो गए, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मैं 15 मिनट थे इसके अटैक करने से पहले, 15 मिनट ये कम कैसे हो गए? उसने तुरंत ग्लास ओनर टोकन से सिचुएशन चेक करी। 88 रैंक बिल्डिंग के बाहर गोल्डन सैंड जैसे लाइट पार्टिकल्स की लेयर्स थी। ये जायंट सन के एकदम एक कोलोसल विल थी, और वो भी हेवनली ट्रिब्यूलेशन और अर्थ कैलेमिटी के अगेंस्ट फाइट कर रहा था और गुस्से में ग्राउल कर रहा था और 88 रैंक बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, मुझे लगा अंदर घुस गई विल, लेकिन नहीं, अभी उसने बस एक तरीके से चिल्ला के बोला है जो फैंगमैन की आवाज़ तक वहाँ आई है। अभी तक पूरा नहीं हुआ सीन। फैंगमैन कहता है जो जायंट सन की विल बाहर है वो अंदर नहीं आया, तो ये अंदर वाला जायंट सन का विल कौन है? अच्छा, यहाँ पे अंदर भी एक और विल था, ये कहाँ से आया? फैंगमैन कंफ्यूज था, लेकिन ये मिस्टीरियस जायंट सन विल उसे मतलब सोचने का टाइम देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। पूरा हेवन और अर्थ काँप गया। जो लोग भाग रहे थे और या ताई बाइंशन की मदद कर रहे थे या माँ होंगी इनको ट्रैप किया हुआ था, सब ट्री मैन एकदम से स्टिल हो गए, जैसे एकदम स्टैचू बन गए हों। फैंगमैन का फेस एकदम रेड हो गया। ग्लास ओनर टोकन उसके हाथ में एकदम आग जैसा गर्म हो गया। उस टोकन में क्रैक्स आने लगे। कुछ ही सेकंड में वो क्रैक एकदम ब्रेक होने के एज पे आ गए। फैंगमैन कहता है डैम इट! उसने दाँत को एकदम कस लिया। ये मिस्टीरियस जायंट सन विल सेंट्रल मतलब ये जो कंट्रोल सेंटर था ना गुई मॉडल के सारे अरेंजमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। यानी ये एक सेंट्रल कंट्रोल ले चुका था ना, सब कुछ सारे कंट्रोल ले चुका था। एक तरीके से असली वाला ही विल मान लो इसको, क्योंकि पूरा कंट्रोल इसके पास भी था इसलिए। लेकिन 2 विल है यहाँ पे, ये मुझे भी नहीं समझ आया। एक विल तो अंदर है, पता नहीं वो ये कहाँ से आया, और दूसरी विल बाहर है। तो दूसरी विल को तो ट्रैप कर दिया था, लेकिन पता नहीं अंदर वाली कैसे आ गई। थर्ड अरेंजमेंट जो सबसे हिडन था, उसे जायंट सन की विल तक पहुँचना ईज़ी नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि फैंगमैन उसे फुली एक्टिवेट कर दिया था, उसका छुपना तो इम्पॉसिबल हो गया था। अब ये मिस्टीरियस जायंट सन विल ने उसे एकदम तुरंत पकड़ लिया था। अगर ग्लास ओनर टोकन टूट गया तो थर्ड अरेंजमेंट भी पूरा तरीके से खत्म हो जाएगा। जो जायंट सन की विल बाहर है वो भी फिर बिना किसी रुकावट के अंदर आ जाएगी, और अगर वो अंदर आ गया तो 88 रैंक बिल्डिंग का यूज़ करे या ना करे, अपने स्ट्रेंथ से ही फैंगमैन को आसानी से मार सकता है। और ऐसा डेंजर आया जो फैंगमैन पहले कभी फेस नहीं करा था। फैंगमैन कहता है, क्या क्या मुझे अब स्प्रिंग ऑटम सिगाटा यूज़ करना पड़ेगा? नहीं, वो बहुत बड़ा रिस्क होगा। मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ। मुझे अभी फाइट करना होगा। मैं अभी टिक नहीं सकता हूँ। फैंगमैन ने गुस्से में ग्राउल करा, अपनी विल को ग्लास ओनर टोकन में भेज दिया और बैम आवाज़ आई। अगले ही मोमेंट ग्लास ओनर टोकन के थॉट, उसकी विल और मिस्टीरियस जायंट सन की विल आपस में टकरा गई। फैंगमैन का बॉडी काँप गया, उसके मुँह से एकदम खून थूक दिया उसने। उसकी विल 1 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय हो गई। उसके सर में ज़बरदस्त दर्द हुआ, जैसे पूरा दिमाग फटने वाला हो। मोयाओ की विल अंदर चीखने लगी, उसका पूरा शरीर काँप गया। आँखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ ही सेकंड तक खुद को संभालने के बाद वो पेड़ के ऊँचे ब्रांच से नीचे गिर गया और स्विश आवाज़ आई। हवा ने 3-3 ट्री मैन को सबसे करीब वाइन लाइक हाथ उसकी तरफ फैला दिए, और उनकी नीयत क्लियरली खतरनाक थी। शायद बचाने नहीं, मारने के लिए हाथ फैलाए थे। फैंगमैन हार गया था। जायंट सन की विल ने इस राउंड को वापस कंट्रोल में ले लिया था। अब ट्री मैन भी उसके एनिमीज़ बन चुके थे। जब तक फैंगमैन ज़िंदा था वो रुकने वाले नहीं थे, और इस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की वजह से मा और ज़ाओ बच गए थे। उसका जीना इंस्टेंट ट्रिगर हो गया था, यानी इतना जीने का जो इंस्टेंट था ट्रिगर हो गया, और वो क्योस भरे ट्री रूट्स से बच के बाहर में निकल गया। यानी समझ रहे हो? फिर से वही चीज़ हुई। ये हेवन का बंदा क्या बोले। उसी वक़्त जब सबसे ज़्यादा डेंजर था, फैंगमैन मुश्किल से एकदम होश में आया। फैंगमैन सॉफ्टली चिल्लाते हुए कहता है, नहीं। उसने अपने प्राइमल एसेंस गो वॉर्म में डाली और पूरी स्ट्रेंथ जोड़ के उस बड़े ट्री हाथ से पंच और किक किया, और जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर से बैम बैम आवाज़ आई और 3 ज़ोर के धमाके हुए। उसके पंचेस से ट्री का जो हाथ था एकदम टूट गया। फैंगमैन ने हवा में ही अपना बैलेंस एडजस्ट किया और तेज़ी से ज़मीन पर लैंड करा। जायंट सन की विल के साथ जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसका आफ्टर शॉक अभी भी उसके बॉडी में था। उसके कान अभी भी एकदम गूंज रहे थे। सुनने की जो पावर थी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई थी, लेकिन फैंगमैन कोई रिग्रेट में नहीं था। फैंगमैन हँसी में ज़ोर से कहता है, वाह! कमाल हो गया। पहले वाला विल एकदम क्लैश और क्लासी था और स्मूथ नहीं था, बट उससे ना सिर्फ अपने ग्लास ओनर टोकन बचा लिया, बल्कि जायंट सन की विल का असली सोच भी समझ लिया था। यानी फैंगमैन यहाँ पे कुछ समझ गया। फैंगमैन यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि देखो, जब उसने पहली बार जायंट सन की विल को देखा था ना, तो वो बहुत खतरनाक लग रही थी, और ऑफ कोर्स जो वो वाली विल थी वो तो बाहर है। तो ये जो छोटी वाली विल थी ना, ये जो अंदर थी, ये वो वाली विल है नहीं, ये कुछ अलग सी विल है शायद उसी की विल, लेकिन कमज़ोर वाली या कम वाली विल है। तो फैंगमैन कह रहा है, वाह! मैं ना सिर्फ इससे बच भी गया, और ऊपर से क्या हुआ कि मेरे को चीज़ें भी पता चल गई। यानी फैंगमैन को कुछ ना कुछ पता चल चुका था यहाँ पे। जो नई मिस्टीरियस विल आई थी, वो अनएक्सपेक्टेड लेवल तक पावरफुल नहीं थी। वो ज़्यादा भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पता चल रहा था कि ज़्यादा पावरफुल नहीं है, कम ही पावरफुल है। और जायंट सन की विल जो अभी भी जानते थे हम कितनी पावरफुल है, लेकिन वो तो अभी बाहर है। फैंगमैन इसी मूव को खेल गया था और समझ गया था कि जो बाहर वाली विल है वो है खतरनाक, लेकिन जो अंदर वाली विल है उसमें कोई दिक्कत है।
वो विल एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। सबसे बड़ा पार्ट थर्ड अरेंजमेंट के अगेंस्ट लगातार फाइट कर रहा था। एक छोटा-सा पार्ट इस राउंड के कंट्रोल के लिए स्ट्रगल कर रहा था और तीसरा पार्ट ने ग्लास ओनर टोकन के ज़रिए फेंग युआन को हरा दिया था। लेकिन एंड में फेंग युआन ने अपनी विल उसे जीती हुई जायंट सन की विल के अगेंस्ट भेजी थी और थर्ड अरेंजमेंट के साथ मिलके उसने बड़े पोर्शन का काफ़ी डैमेज पहुंचाया था। हाँ, फेंग युआन की विल खुद भी वाइप आउट हो गई थी, बट जायंट सन की विल अब सिर्फ एक छोटे से पार्ट में ही कंट्रोल में बची थी, यानी दोनों को डैमेज हुआ था। जायंट सन की विल गुस्से में एकदम आग बबूला हो गई थी। जायंट सन की विल फ्यूरियस होकर कहती है, तुझे तो मैं मिटा दूंगा। उसने ट्री मैन को दोबारा अटैक करने के लिए कंट्रोल करा। फेंग युआन ने लेफ्ट और राइट डॉज करते हुए अपने इंजरीज को हील करने में लग गया। ये ट्री मैन बहुत ही ज़्यादा टफ थे। इनकी स्किन और बॉडी इतनी हार्ड थे कि हाथ पैर टूटने के बाद भी ये ज़िंदा रहते थे। इसने डायरेक्ट फाइट करना मतलब समझ जाओ कि अगर इनसे कोई डायरेक्ट फाइट करेगा तो कोई अच्छा आइडिया तो नहीं है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, ऊपर से समझ रहे हो ना कैसे दिखते हैं। जब तक वो डॉज कर रहा था उसकी हीलिंग स्पीड फुल पावर पे थी। तभी उसने ऑब्जर्व किया ट्री मैन सिर्फ उस पे ही नहीं, ताई बाइंशेंग और मा होंग्युन पे भी अटैक कर रहे हैं। ताई बाइंशेंग को तो समझ आता है, लेकिन मा होंग्युन पे क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली वो माँ के साथ जो ज़ाओ लियान थी उसी पे फोकस कर रहे थे। माँ और ज़ाओ ट्री के पीछे लगने के बिना किसी डायरेक्शन में भाग रहे थे। सिचुएशन सुपर डेंजरस थी। भागते-भागते वो फेंग युआन के पास आ गए थे। मा होंग्युन ज़ोर से कहता है, प्लीज़ हमें बचा लो। फेंग युआन अंदर ही अंदर हँसी में कहता है, कितना इनोसेंट है वो, मतलब कितना इनोसेंट है ये। फिर उसने तुरंत ही उसकी तरफ मूव करा। दोनों साइड पास आ रहे थे। फेंग युआन ने चिल्लाया। फेंग युआन चिल्लाते हुए कहता है, जायंट सन की विल तुम्हें मारना चाह रही है। हमारा एक कॉमन एनिमी है, मतलब तुम मेरे साथ आ जाओ, उसकी विल तुम्हें मारना चाह रही है, मैं भी तुम्हें बचा लूँगा, इधर आओ। ज़ाओ लियान दौड़ते हुए एकदम हेजिटेट करते हुए कहते हैं केयरफुल रहना, लेकिन रियलिटी ये थी कि सिर्फ फेंग युआन उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था। उसका कोऑर्डिनेशन बहुत ही बुरा था। ज़्यादातर वो टिक नहीं पाते। वहीं रुकने का मतलब होता है ट्री के हाथों एकदम पक्का मौत। अगर फेंग युआन के पास जाते तो कम से कम बचने का एक चांस होता है। इसलिए उनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो ट्री के हाथों खत्म हो जाए या फेंग युआन के हाथों। लेकिन फेंग युआन यहाँ पे सच में प्रोटेक्शन वाली चीज़ें दिखा रहा था कि अरे आओ बचा लूँगा। तभी मो याओ की विल कहती है फेंग युआन के दिमाग में चिल्लाई, सेव करो जल्दी, उसे सेव करो। फेंग युआन कंफ्यूज्ड होकर कहता है, हैं? मो याओ फास्ट बोलते हुए कहती है, अभी नहीं समझा, जायंट सन की विल एक मैसिव स्पेशल विल है। उसे फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो की पावर का पूरा पता है। उसका मेन टारगेट मा होंग्युन नहीं, लेकिन जब वो विल बनी थी ना, तब उसके मेन बॉडी ने एक रूल सेट किया था, जो भी अदर वर्ल्डली डीमन दिखे उसे तुरंत ही खत्म करो। मो याओ वो मतलब पॉइंट करते हुए कहती है ज़ाओ पे कि देखो वो जो अदर वर्ल्डली डीमन है ना, डोंट टेल मी तुम इंटरेस्टेड नहीं हो उसमें। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर तुम ज़ाओ लियान को बचा लेता है तो जायंट सन की विल के अगेंस्ट बेस्ट वेपन होगा। यहाँ पे सिंपल की बात कह रही है, अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो या इंटरेस्टेड जो भी हो तुम, बस तुम्हें इतना दिखाना है कि वो जो उसको बचा लोगे तो समझ आ जाएगा ना, तुम कंट्रोल में कर सकते हो, चीज़ें अपने हाथ में ले सकते हो। ज़ाओ लियान को बचा लेता है तो जायंट सन की विल के अगेंस्ट बेस्ट वेपन बन जाएगी ना, इसलिए। माँ और ज़ाओ सच में एक दूसरे से मतलब क्लोज थे बहुत ज़्यादा। दोनों मिलके जायंट सन की विल के अगेंस्ट खड़े होंगे, तब उनका फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गुड डायरेक्टली जायंट सन की विल पे भी काम करेगा, और जब वो उन पे काम करेगा तो जैसे तेरे साथ सीन हुआ है ना, वैसे उनके साथ भी हो जाएगा। फेंग युआन को मो याओ की बात बहुत ज़्यादा सही लगी थी, क्योंकि उसने खुद यहाँ पे खुद उसने देखा है, ये जो लक की पावर है ना, खुद देखा उसने, इसलिए तुरंत जो माँ होंगी उनके लिए ना अंदर एक छुपा हुआ किलिंग इंटेंट था, वो एकदम कम होने लगा। फेंग युआन अंदर से सोचता हुआ कहता है, रुको, माँ और ज़ाओ अभी सुपर डेंजर में है, किसी भी सेकंड वो ट्री मैन के नीचे कुचल दिए जा सकते हैं। मैं अगर अभी उनके सामने अपीयर होता हूँ तो क्या ये टेक्निकली उनकी लाइफ सेव करना ही नहीं होगा? यानी मैं भी तो एक तरीके से उस लक के अंदर ट्रैप हो गया। ये सोच के फेंग युआन मोमेंट के लिए एकदम स्टन्ड रह गया। हाँ, माँ होंग्युन रैंक 3 का था, बट उसे मरना मतलब उसे मारना या उसे मतलब समझ जाओ ना, उसे इतना ईज़ी नहीं है, टफ है। पहली बार जब फेंग युआन ने उसे मारने की सोचा तो हाई लेवल ने अपना अल्टीमेट कार्ड दिखाया, अपनी एक्सट्रीम फिजिक का अनलीश करा, तो सबसे पीछे दूसरी बार जब उसने मारने की कोशिश करी तो जायंट सन की विल अचानक सामने आ गई डैमेज देने, और अब उसके कान गूंज रहे थे। माइंड 30% वीक हो चुका था। हाँ, उसे ग्लास ओनर टोकन बचा लिया था और जायंट सन की विल को भी डैमेज दिया था, बट अब इस राउंड को कंट्रोल उसके हाथ से चला गया था। और अब जब तीसरी बार उसका किलिंग इंटेंट ट्रिगर हुआ, मो याओ से रोक रही थी। अब उसे एक बड़ी बात पता चली थी, मो याओ जो कह रही थी वो पूरी तरह से सही था। फेंग युआन खुद भी कन्विंस हो गया था। पहले उसका माँ को मारने का रीज़न था, यानी उसको मारने का रीज़न था लैंड स्पीड का ओनरशिप चेंज करवाने का। लेकिन अब हाई लेवल ने अपना रियल पावर दिखा दिया था और फॉल्स इमोशन फेक विल गू प्रोटेक्ट कर रहा था। तो फेंग युआन के पास वो गू अब था ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा मतलब उनको मारने का भी, क्योंकि अगर
उसके पास वो गू होता तो वो उन्हें तुरंत मार के ओनर बन जाता, दिक्कत मतलब सही रहता, सब कुछ एकदम स्मूथली हो जाता। लेकिन अभी के पास उसके पास वो वाला गू है नहीं, ऊपर से वो रिफाइन भी नहीं हुआ है और इतना टाइम भी नहीं है कि वो बंदा मतलब रिफाइन भी करने दे। वो जायंट सन की वैल्यू से रिफाइन थोड़ी ना करने की, ताई बायुशन को रिफाइन करने नहीं देगी और फिर ताई बायुशन उसे रिफाइन करके फैंगवान को देगा, फिर जाके वो इसको जाओ और माँ को मारेगा, तब जाके वो न्यू ओनर बन पाएगा। ये सब में ना बहुत टाइम लगेगा और ये टाइम बिल्कुल है नहीं। तो इस वक्त सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जा भाई उस जाओ और माँ को बचा लो, इन दोनों को बचा लो, सिंपल सी बात है। इन दोनों का फ़ायदा उठा के यहाँ इस सिचुएशन को कंट्रोल में कर लो, क्योंकि उसके पास है सुप्रीम लक, ऐसा लक जो किसी के आगे झुक नहीं सकता। तो वो वाले लक का यूज़ करो, अपने आप को भी बचा लो और मतलब सही रहेगा। फैंगमैन शॉक्ड सोचता हुआ कहता है, डोंट टेल मी, इस बार जो मुझे रोक रहा है वो मैं खुद हूँ। यानी वो समझ गया था लक क्या खतरनाक चीज़ है। ये रियलिटी हिट करते ही फैंगमैन स्पीचलेस रह गया था। फेंगयुआन अब यहाँ पे समझ चुका था कि भाई ये जो फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गो है ना, उसकी रियल पावर है क्या? ये एक तरह की बेचारी सी हेल्पलेसनेस थी। यानी एक तरीके से जो किस्मत है वो तुम्हारे साथ खेल रही हो। तुम समझ ही नहीं पाते कि हँसो या रो लो, और जितना ज़्यादा तुम स्ट्रगल करो उतना ही डीप जाते जाओगे इसके अंदर। जो सिचुएशन थी उसके प्रेशर में और बचाव के लिए लगता था कि फेंगयुआन के पास एक ही ऑप्शन बचा है, अपना बेनिफिट मैक्स करना। दोनों तरफ कोई डिस्टेंस सुपर फास्ट कम हो रहा था। सेव करे या ना करे, बस यही सवाल था। मोयाओ बार-बार फेंगयुआन के दिमाग में इनडायरेक्टली चिल्ला रही थी। मोयाओ कहती है सेव करो उन्हें। अकल भी फेंगयुआन को यही कह रही थी, यानी दिमाग भी उसको यही बता रहा है। अगर माँ होंगी उनको बचाता है तो वो फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन की साइड पे आ जाता और उसकी पावर का यूज़ करके जायंट सन की विल को टक्कर दे सकता था। लेकिन फेंगयुआन के दिल के अंदर एक और आवाज़ थी। ये आवाज़ ग्राउल कर रही थी, चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी और उसके हार्ट में एक चीज़ थी, सेव। मैं झुकने वाला नहीं हूँ, मैं सरेंडर करने वाला नहीं हूँ, मैं उसको एक थप्पड़ में उड़ा सकता हूँ। किस चीज़ से डर रहा हूँ मैं? इन 2 लूज़र से। फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन भी मुझे रोक नहीं सकता। फेंगमैन के कान लगातार गूंज रहे थे, लेकिन ये आवाज़ और ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी और इतनी कि हर दूसरी साउंड एकदम दबने लगी थी, बस यही आवाज़ उसके दिल से निकल रही थी। और यही थी एक आवाज़ जिसको मैं कहूँगा एक ट्रू पर्सन की आवाज़, ट्रू पर्सन। उसके सर के अंदर एकदम इंटेंस हेडेक होने लगा था, उसका मुँह एकदम सूख गया था इस कन्फ्यूज़न के सामने। लेकिन दिल की वो आवाज़ अब इतनी ज़्यादा क्लियर हो गई थी कि उसका पूरा हार्ट एकदम हिलने लगा था। हर बार वो एकदम हाउल कर रहा था, रोर कर रहा था, चिल्ला रहा था, जैसे फेंगयुआन के दिल के अंदर एकदम गुस्सा भर रहा हो, एकदम गुस्सा डाल रहा हो, एकदम गुस्सा, एकदम फ्लेम भड़क रहे हों। वो उसकी एम्बिशियस की आग थी, उसका फाइटिंग स्पिरिट था, उसका स्टर्नबोर्ननेस, उसका ज़िद्दीपन, स्ट्रॉन्ग से टक्कर लेने का वो जुनून, फ्लेम और भड़कने की ये जो चीज़ थी ना, फेंगयुआन की आँखें एकदम ब्लड थर्स्टी हो गई थी। उसका खून उबलने लगा था जैसे समुंदर की एकदम जायंट वेव हो। फेंगयुआन कहता, आओ, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से भेजता हूँ। उसकी आवाज़ पत्थर से एकदम घिस रही हो, लोहे की तरह हो चुकी हो, एकदम रफ़ और ग्रिटी थी। जो उसने यूज़ुअली नहीं करता, उसने वो किया, अपने फ़ायदे का प्लान तोड़ दिया और डायरेक्टली अटैक मोड में चला गया। उसके चेहरे पर एक ईविल एक्सप्रेशन था, आँखों में वो जो किलिंग इंटेंट था चमक रहा था। उसने सामने बड़े-बड़े ट्री मैन को स्मैश कर दिया और ट्विस्टेड वाइन्स को चीर दिया और सीधा मा होंगेन और ज़ाओ लियान के तक पहुँच गया और फिर उसने अपना फ़िस्ट उठाया, जो उसका पंच अभी मारा भी नहीं था, लेकिन उसका टेरिफाइंग ऑरा ऑलरेडी इतना ज़्यादा था कि हवा तक फ्रीज़ हो गई थी। मा होंगयुन कहता है नहीं, उसकी आँखें एकदम वाइडली ओपन हो गई। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फेंगयुआन इतना ज़्यादा सीरियस किलिंग इंटेंट ले आएगा। वो पैनिक में था और गिर गया था ज़मीन पर। ज़ाओ लियान कहती है आउच! और मा होंगयुन का हाथ पकड़ी हुई थी, तभी उसके साथ नीचे गिर गई। एक सडन एक्सीडेंट देखकर फेंगयुआन शॉक में आ गया। पहले सब अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के बाद वो ऑलरेडी हाइपर अलर्ट था, लेकिन उसने जल्दी रियलाइज़ किया कि ये सिर्फ़ एक छोटी-सी डिले थी। मारने का टाइम बस थोड़ा-सा लंबा हो गया है। इस वक़्त 2 और ट्रीमैन मा होंगिन और ज़ाओ लियानन तक पहुँच गए थे। कोई भी एक ट्रीमैन अपना पैर उस पे रख देता, तो दोनों चुटकियों में क्रश हो जाते। लेकिन जायंट सन की विल को असली में मा होंगिन को मारना नहीं था। वो उसने वाइन्स भेजे थे जिसमें वो दोनों को अलग कर सके और सिर्फ़ ज़ाओ लियानन को ख़त्म करे। इस मोमेंट पे 5 नए ट्रीमैन ग्राउंड से निकल आए, एकदम से परफेक्ट टाइमिंग पे, और फेंगयुआन के रास्ते के बीच आ गए। ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस थी, फेंगयुआन को कम से कम 10 सांस तक लॉस करवा सकते थे, यानी कुछ सेकंड तो जाएँगे ही जाएँगे। जायंट सन की विल फिर से वही पुरानी ट्रिक यूज़ कर रहा था। अपनी करंट सीन में वीक लैंड स्पीड ऑलरेडी गेम से बाहर थी। फॉल्स इमोशन फेक विल को सेफ था। हाई लर्न को उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। मा होंगिन और ज़ाओ लियानुन शायद ब्लेस्ड लैंड के नए ओनर बन चुके थे, लेकिन अगर ज़ाओ लियानुन मर जाती है तो लिंक बिल्कुल टूट जाता। उसके बाद फॉल्स इमोशन फेक विल्गू के थ्रू हाई लाओलन और मा होंगिन को न्यू ओनर बनाना आसान हो जाता। इसलिए जायंट सन की विल चाहता था कि फेंगयुआन मा होंगिन को ना मारे,
फैंगमैन कहता है फिर से वही फीलिंग, हमेशा जब से क्रूशियल मोमेंट होता है ना फिर यही चीज़ होती है। ये वही एक किस्मत वाली फीलिंग दे रही थी ना, वो जो किस्मत की फीलिंग होती है बार-बार उसका जो रास्ता रोक रही है। उसने अपने दाँत कस लिए, फुल पावर से ट्री मैन के डिफेंस को तोड़ के एकदम अलग आगे बढ़ा। थंडर जैसा साउंड आया, फैंगमैन एक अनलीस्ड टाइगर बन चुका था। उसके अटैक्स इतने फियर्स थे कि ट्री मैन लाइन टू लाइन ब्रेक होते जा रहे थे। पूरा सीन सिर्फ 10 सांसों तक के अंदर खत्म हो गया। लेकिन फैंगमैन को इसका हैवी प्राइस भी चुकाना पड़ा। उसकी बॉडी में 3 मैसिव वुंड्स आ गए, यानी बहुत गहरी-गहरी 3 चोटें आ गई थी। एक वुंड उसके चेस्ट पर आ गया था बड़ा गहरा, उसके बैक को एकदम पियर्स कर गया था और एक स्टमक पर बेबी साइज़ का ब्लडी होल बन चुका था और उसका राइट फोरआर्म टोटली फ्रैक्चर हो गया था। लेफ्ट लेग तो एकदम ट्विस्ट होके उल्टा ही हो गया था। फैंगमैन चिल्ला के कहता हा, 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 लेकिन वो फिर से ज़ोर से हँसने लगा और एकदम क्रेज़ी लाउथ मारा। हाथ और पैर यूज़ नहीं कर सकता था अभी भी, लेकिन उसके पास मूवमेंट गो अभी भी था। वो अभी भी उड़ सकता था। वो तेज़ी से हवा में चेज़ करता हुआ मा होंगिन ज़ाओ लियान के पीछे निकल गया। मा होंगिन झुककर ज़ाओ लियान को टाइटली प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन वाइन्स बार-बार उन दोनों को लपेट रही थी। ये वाइन चाहती थी कि दोनों एक-दूसरे से अलग हो जाएँ। बिना मा होंगिन को हार्म करे वो अलग करना चाह रहे थे। मा होंगिन वाइन के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, लेकिन उसका पावर नेचुरली कम था। वो एकदम हेल्पलेस देख रहा था, कैसे वाइन उसे ज़ाओ लियान से दूर खींच रही थी। उसने अपने लिप काट लिए, आँखों में रेज थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। मा होंगिन कहता है नहीं, उसकी आँखों में ब्लड शॉट था। वो रोर कर रहा था, दर्द और डिस्पेयर में था। उसका लुक पूरा एक मतलब एकदम बीस्ट की जैसा हो गया था, जो अपनी लवर को अपनी आँखों के सामने मरते हुए देख रहा हो। मोयाओ कहती है सेव करो, अभी बेस्ट टाइम है, बस अभी उन्हें बचा लो। माँ होंगिन तुम्हारा फॉरएवर ग्रेटफुल हो जाएगा और उसकी फॉर्च्यून की जो पावर है तुम्हारे काम आएगी। सोचो जायंट सन की विल माँ होंगिन को क्यों नहीं मार रहा, क्योंकि वो उसकी लक को यूज़ करना चाहता है। फैंगमैन कहता है तू तो बहुत बकवास करती है। उसकी आवाज़ फुल कोल्ड थी, एकदम रूथलेस। सीन एकदम से उसके सामने था, लेकिन उसने खुद को शांत कर लिया। उसके चेहरे पर अब कोई इमोशन नहीं था, ना पहले वाला क्रेज़ी एक्सप्रेशन। फैंगमैन बस कहता है मर जा। जैसे ही मा होंगिन और ज़ाओ लियान उसके रेंज में आए, उसने तुरंत ही अपना डेथ ब्लो मार दिया। ये अटैक एकदम से हार्ट मतलब एकदम एकदम देखने वाले का तो भाई क्या बोले, एकदम हिल जाए, दिल को छेद देने वाला अटैक और एकदम धरती-वरती सब अलग कर दे ऐसे टाइप का अटैक। सामने की सारी हवा को फाड़ देने वाला अटैक सीधा आगे गया था। एक इंसेनली पावरफुल फोर्स बिल्कुल एक इविल ड्रैगन की तरह आसमान की तरह उठा हुआ मा होंगिन और ज़ाओ लियान उनके ऊपर छा गया। जायंट सन की विल कहती है नो। इस बार ये चीख जायंट सन की विल ने मारी थी, बिल्कुल हेल्पलेस और डिसअपीयर भरी थी। उसने तुरंत आस-पास के सभी ट्रीमैन को मोबिलाइज करा ताकि वो अपने बॉडी से मा होंगिन और ज़ाओ लियान को प्रोटेक्ट कर सकें। ट्री वाइन अब उन दोनों को अलग करने की जगह फुल स्पीड में उनको एकदम भाई चिपका के एकदम पास करे जा रही थी, लेकिन जायंट सन की विल का मन ऑलरेडी टूट चुका था। उससे क्लियर समझ आ गया था कि ये सब कुछ यूज़लेस है। ये वाला अटैक जो फेंगीवान के अंदर भरे हुए पूरे गुस्से का ब्लास्ट था, क्या वो उसे ईज़िली रोक सकता था? जवाब था बिल्कुल नहीं। ट्री मैन के ट्रंक्स एक के बाद एक तोड़ दिए गए। वाइन्स के तो टाइम ही नहीं मिला, वो तो कुछ कर ही नहीं पाए। अटैक अपने पीक के पावर पे था, सीधा उन दोनों पे एकदम पीएस तोड़ने वाला था। चाहे जितने भी ट्री मैन पूरे फॉरेस्ट में थे, सब कुछ एकदम लेट हो चुके थे, अब कोई कुछ नहीं कर पा रहे थे। फेंगीवान अपनी फुल स्ट्रेंथ एकदम से ब्रूटल ब्रेक थ्रू मारा था और क्रूशियल मोमेंट को पकड़ लिया था। ट्री मैन स्लो थे, फास्ट बैकअप प्रोवाइड करने के एकदम काबिल नहीं थे। मा होंगिन कहता है डेथ मीट और इस मोमेंट में फेंगीवान ही नहीं, जायंट सन की विल भी सेम ही सोच रहा था। यानी अब मरने वाले हैं वो सोच रहा था। बस वही नहीं, मा होंगिन और ज़ाओ लियान उन ये दोनों पे भी एकदम ज़ीरो होप बची थी। इन्हें भी ऐसा लग रहा था कि खत्म, अब नहीं वो बचने वाले हैं। इन दोनों को भी लग रहा है अब सब गया। जो भी फैक्टर सिचुएशन को चेंज कर सकते थे, उन सब ने अपना काम ऑलरेडी कर दिया था, लेकिन अब क्या बोलें। हाई लालन और ताई बाइशेंग, 88 रैंक बिल्डिंग, जायंट सन की विल, फ्रॉस्ट जेड पिकॉक, फेंगयुआन, मो याओ सब ने अपना फुल पावर दिखा दिया था। टाइम स्लो हो गया था। फेंगयुआन के लिप्स पे एक स्माइल आई थी। फेंगयुआन कहता अब बोल, क्या बचा है मा होंगिन को बचाने के लिए? अगले ही सेकंड रंबल सी आवाज आई, एक जोरदार धमाका हुआ। अर्थ एकदम भाई शेक करने लगा, ट्रीज एकदम क्रैक हो गए। गोल्डन रेस इतनी ब्राइट थी कि पूरा बैटलफील्ड उससे चमक उठा। फेंगयुआन का चेहरा एकदम से सीरियस हो गया। क्या क्या जायंट सन की विल ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर घुस गई? लेकिन जल्दी उसे समझ आया नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। जायंट सन की विल अभी भी बिल्डिंग के बाहर एकदम वही मतलब पिट रही है, मार रही है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल ने इस थर्ड मेथड के लिए सालों से प्लानिंग की थी, अंडरएस्टिमेट तो कर नहीं सकते थे। वरना पिछले जन्म से सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल्स 88 रैंक बिल्डिंग को कभी भी टक्कर नहीं दे पाते। वो बड़ा गोल्डन लाइट का बॉल एक मीटियोर की तरह गिरा। साउंड आने से पहले ही जमीन पे क्रैश हुआ और जैसे ही लगा उसने मा होंगिन और ज़ाओ लियान को प्रोटेक्ट कर लिया। मो याओ कहते हैं ये तो लकपात सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस है। शॉक में मो याओ एकदम लिटरली चीख पड़ी थी। फेंगयुआन कहता है ये क्या हो रहा है? ये तो सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस तो ये तो वही है
ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में थी, ये तो वही है। फिर ये सडनली यहाँ कैसे आ गई? वो भी सीधा मा होंगिन के पास बॉडी पे कैसे आ गई? फेंग यून को मजबूरी में अपने कदम रोकने पड़ गए। वो पहले ही ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन से सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस की पावर देख चुका था। ये वो चीज़ नहीं थी जो वो छू भी सकता था। फेंग यून सोच में कहता है, पर क्यों? मा होंगिन इस लाइट में कवर्ड है, पर कुछ कुछ मतलब कुछ हो क्यों नहीं रहा उसके साथ? कोई भी उसके आस-पास होता है तो उसकी तो इस जो सोल होती है वो तो खत्म हो जाती है। लेकिन ये तो भाई मा होंगिन के एकदम पास में है, ये कैसे कैसे नहीं जा रही है? वो अंदर से बिल्कुल ब्रेक डाउन कर चुका था। उसका थर्ड अटेम्प्ट भी मा होंगिन को मारने का था, लेकिन भाई उसने पूरी पावर लगाई, पूरा सक्सेस रेट उसके सामने था, लेकिन फिर भी फेल हो गया। मो याओ कहते हैं सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस मा होंगिन के पास कैसे पहुँच गई? ये तो इम्पॉसिबल है। मो याओ ने पूरी तरह से अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर दिया था, अपना सर ज़ोर से पकड़ लिया था, बालों को नोचा, बिल्कुल पागल औरत की तरह एकदम लग रही थी। और हॉनेस्टली ये सब देखकर एकदम शॉक होना तो नॉर्मल था। उसने इतनी मेहनत करी थी, अपनी सारी एनर्जी लगाई थी, तब जाके वो लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस में एक छोटा-सा क्रैक ओपन कर पाई थी, जिसे फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू निकल गया था। और उसके बाद उसने मजबूरी में क्लैमिटी बैकबोनिंग गू को रिफाइन करना पड़ा था, लेकिन उस क्लैमिटी बैकबोनिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। वो अपने हस्बैंड बो क्विंग को भी नहीं बचा पाई और दोनों मर गए। और अब उसके सामने वही लकपात सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस खुद चल के एक रैंक 3 मॉर्टल के सामने आ गई थी, उसे मिल रही थी। चाहे तुम्हारे पास फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन हो, लेकिन ये ज़्यादा हो गया ना। मो याओ अंदर ही अंदर कहती है, मुझे क्यों नहीं मिला? मुझे क्यों नहीं मिला? मैंने तो इतनी मेहनत की थी, इतना सब कुछ झेला था, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिला? एक सिंपल मॉर्टल, एक फूल, एक बच्चा तक, जिसे इंसान एक ऐसे इंसान को कैसे मिल सकता है? ये कंपैरिज़न किसी भी मतलब गुस्से से मतलब ऐसा कंपैरिज़न था कि एकदम गुस्सा भर चुका था, मार दे किसी को ऐसे टाइप का। फेंगयुआ ने अपने आप को फ़ोर्सफुली शांत रखा था, एक्स्ट्रा इमोशन को साइड कर दिया था और इस इवेंट पे फ़ोकस किया था। उसके दिमाग में एक लाइट बल्ब जैसा फ्लैश हुआ था, वो पकड़ना मुश्किल था, लेकिन फेंगयुआ समझ गया था। उसकी बॉडी ने एक मतलब थोड़ा देखा, उसने जो चीज़ों को फाइनली पकड़ा था, वो अब इम्पॉसिबल सीन को उसके लिए क्लियर हो गया था। फेंगुआ सोचते हुए कहता है, ये सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस ने अपने आप मा होंगिन को मास्टर माना है, क्योंकि उसके पास फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू का पावर है। फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन गू जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल का लक पाथ का असली एसेंस था। लक पाथ का अल्टीमेट क्रिस्टल फॉर्म सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस के लिए ये गू एक लीडर था, एक एम्परर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस अभी क्यों आई? ना पहले ना बाद में, एग्जैक्टली सेम टाइम पर क्यों आई? लक पाथ सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में थी, बिना रीजन के यहाँ कैसे आ सकती है? दोनों सवाल ही एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। क्या क्या यहाँ पे जायंट सन की विल उसे लेके आई है? हो सकता है। ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में हर एक ट्रू इनहेरिटेंस के अंदर जायंट सन की विल मौजूद थी, वरना ये सब फेटेड लोग इन इनहेरिटेंस को कैसे हासिल कर पाते, स्पेशली वो इमॉर्टल गो। बिल्कुल वैसे ही जैसे 88 रॉन्ग बिल्डिंग के राउंड्स को क्लियर करते वक्त होता है। हर राउंड जहां गोवम रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं, वो सब गोवम ऑलरेडी जायंट सन की विल से रिफाइन किए जा चुके होते हैं। जब कोई गू मास्टर सक्सेस पाता है, गू वर्म हासिल करता है, तो वो इंस्टेंटली गू को रिफाइन कर पाता है और उसे अपने प्राइमेसी में स्टोर कर लेता है, क्योंकि जायंट सन की विल खुद चाहती है कि वो गू मास्टर इस गू को ले ले। इसी रीज़न की वजह से अगर कोई गू मास्टर अपना गू वर्म किसी और को दे देता है, तो वो बंदा भी इंस्टेंट रिफाइनमेंट कर सकता है और सीन क्रिएट कर सकता है ऐसा वाला। पहले जब जायंट सन की विल नींद में थी, वाइल्ड गू वर्म का रिफाइनमेंट काफ़ी स्लो होता था। जब फेंगयुआ ने पहली बार ट्रू यांग बिल्डिंग एक्सप्लोर किया था, तो उसने इसी लूप होल का फ़ायदा उठाया था। हर एक ट्रू इनहेरिटेंस जायंट सन की विल के कंट्रोल में था। यही रीज़न था कि लक पाथ का सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस पहले मा होंगिन के पास नहीं गया था। लेकिन अब जब ट्रू इनहेरिटेंस सीधा मा होंगिन के पास जाके उसका मास्टर बन गया, तो क्लियरली जायंट सन की विल का भी प्लान नहीं था। जायंट सन की विल तो मा होंगिन को कंट्रोल करना चाहती थी। वो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि मा होंगिन और पावरफुल हो जाए और उसके कंट्रोल से बाहर निकल जाए। तो फिर असली बात यहाँ पे थी क्या? लक पाथ के सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस के अंदर जायंट सन की विल था ही नहीं। लो, पता चल गया, विल वहाँ पे थी ही नहीं। जायंट सन की विल ने खुद खुद ही पीछे हटने का डिसीजन लिया था, जिसके बाद ये सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस अपने आप एक्ट करने लगा था। उसके बाद जो नया बनने वाला वाइल्ड गू था, वो सीधा मा होंगिन के पास चला गया। अब एक सवाल खड़ा होता है, जायंट सन की विल बिना किसी वजह के पीछे क्यों हटेगी? फेंगयुआन को याद आया, जब उसने दूसरी बार मा होंगिन को मारने की कोशिश की थी, तब अचानक जायंट सन की विल वापस आ गई थी। अब ये राज नहीं रहा। फेंगयुआन ने थर्ड मेथड यूज़ किया था, जिसकी वजह से उसने टेम्परेली जायंट सन की विल को ट्रू यांग बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद उसने ट्रू यांग बिल्डिंग के अंदर एंटर किया और सक्सेसफुली ताई बायोशेंग को मना लिया डांगहुन माउंटेन को रिवाइव करने के लिए। फिर उसने वापस आके इंपीरियल कोर्ट लैंड को कंट्रोल करने की कोशिश की। जब उसने दूसरी बार मा होंगिन को मारने का ट्राई करा, अचानक जायंट सन की विल एक जबरदस्त ब्रस्ट के साथ सामने आ गया।
उस वक़्त फैंग युआन बिल्कुल कन्फ्यूज़ था, लेकिन अब सब समझ आया था। ये जो मिस्टीरियस जायंट सन की विल थी, ये उन ट्रू इनहेरिटेंस में से खींच के निकाली गई थी। उस वक़्त जायंट सन की विल काफ़ी डेस्परेट थी। सिचुएशन सेव करने के लिए उसने ये कदम उठाया था और ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली फैंग युआन का डिसीज़न काफ़ी सॉलिड था। उसने सीधा ही कन्फ्रंट किया था, यहाँ मतलब सीधा भिड़ गया था और फाइनली ये ज़बरदस्ती से खींच के निकाली गई जायंट सन की विल का एक छोटा-सा हिस्सा राउंड को कंट्रोल कर रहा था। फैंगमैन कहता है मतलब मा हुंगयुन को लक-पाथ सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस ने इसलिए बचा लिया क्योंकि मैंने जायंट सन की विल को बाहर निकाला था। अगर मैंने जायंट सन की विल को टावर से एक्सपेल नहीं किया होता, अगर मैंने उसे टक्कर नहीं दी होती, तो ये सब होता ही नहीं। फैंगमैन कहता है सोचने वाली बात है, मेरा थर्ड अटेम्प्ट मेरी ही वजह से फेल हो गया। ये सोच के फैंगयुआन ने गहरी सांस ली और उसका मा हुंगयुन को मारने का जज्बा बिल्कुल खत्म हो गया। अभी मा हुंगयुन लक-पाथ ट्रू इनहेरिटेंस के प्रोडक्शन में है और एक मॉर्टल के रूप में फैंगयुआन उस डिफेंस को ब्रेक ही नहीं कर सकता। मो याओ कहती है मैंने पहले ही बोला था उसे बचा लो, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। उसके टोन में एक खतरनाक शिकायत भरी थी। मोयाओ कहती है अगर तुम उन्हें बचा लेते तो मा होंगयुन तुम्हें एक्नॉलेज करता और तुम भी ज़ाओ लियनन की तरह लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस के प्रोडक्शन में आ जाते। अभी जो ये ट्रू इनहेरिटेंस है ना, ये एक नया वाइल्ड विल है, एक बेबी की तरह, कोई इंटरनल डिफेंस नहीं है। अगर तुम उस इनहेरिटेंस के अंदर होते तो पूरी ट्रू इनहेरिटेंस को सीक्रेट मतलब सीख लेते। यहाँ पे मतलब बना क्या है, इसका पूरा सीक्रेट जान लेते। ये एक बड़ा ही मौका होता, लेकिन तुमने सबको छोड़ दिया। मा होंगयुन की हेल्प करते तो फ़ायदा मिलता। उसके अगेंस्ट जाके फैंगमैन खुद ही इंजर्ड हो चुका था। फैंगमैन ने थोड़ा-सा हँसा। उसने जो किया उसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। वो तुरंत ही पीछे हटा और अपनी इंजरीज़ हील करते हुए मो याओ को रिप्लाई दिया, चाहे मैं अब इस लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस का कुछ ना करूँ पाऊँ, तुम्हें लगता है जायंट सन की विल चुप बैठ जाएगी? ये लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन के टॉप 3 इनहेरिटेंस में से एक है। जायंट सन की विल क्या इसे इतनी आसानी से किसी नए मास्टर को एक्सेप्ट करने देगी? जायंट सन की विल के लिए मा होंगुन को एक ये ट्रू इनहेरिटेंस देना एक्सेप्टेबल होता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मा होंगयुन का दिल एक अदरवर्ल्डली डीमन यानी ज़ाओ लियानियन के साथ था और ये एक बड़ा ही बहुत ही बड़ा टैबू था। यानी बिल्कुल टैबू मतलब ऐसी चीज़ जो एकदम मना कर दी, मतलब एकदम टैबू है। यानी तुम समझ रहे हो ना, एकदम टैबू, एकदम जो चीज़ मना कर दी गई है तो मना कर दी गई है। जायंट सन की विल एक स्पेशल टाइप की विल थी। जब इसकी मेन बॉडी ने इसे बनाया था, उसने एक स्पेशल मीनिंग असाइन किया था, जितने भी अदरवर्ल्डली डीमंस मिले सबको मार डालो। और जब ज़ाओ लियानियन लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस की प्रोटेक्शन में थी और अगर जायंट सन की विल उस अदरवर्ल्डली डीमन को मारना चाहता तो पहले उसे लक पाथ ट्रू इनहेरिटेंस के बैरियर को तोड़ना पड़ता और इसलिए पूरी एकदम जो जंगल था वो रेज में आ गया था। हज़ारों ट्री मैन ज़मीन से उखड़ गए थे। सब लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस को घेरने लगे थे। बहुत सारे ट्री मैन एक दूसरे को एकदम भाई इकट्ठा हो गए थे और ट्री रूट्स वाइन्स एक दूसरे पे लपेट गए थे। बड़े-बड़े ट्री मैन्स बन गए थे। एक से एक मतलब 300-300 मीटर लंबे बन गए थे। उनका ऑरा इतना हैवी था कि फैंगमैन तक शॉक्ड रह गया था। जायंट सन की विल अपना सब कुछ डाल चुका था सिर्फ ज़ाओ लियानियन को खत्म करने के लिए। फैंगयुआन सक्सेसफुली रिट्रीट कर गया था। अदरवर्ल्डली डीमन को खत्म करना ये जायंट सन की विल का सबसे बड़ा मिशन था। जब से लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस अपीयर हुआ था, उसका फोकस उधर से शिफ्ट हो गया था। फैंगयुआन अब उसके कंपैरिजन में एक छोटा-सा डेंजर था। यानी फैंगयुआन को पहले वो मारना चाह रहा था विल, लेकिन अब वो जब उसे ऐसा लग रहा है कि नहीं पहले ट्रू इनहेरिटेंस को बचाओ, इसलिए पहले वो ट्रू इनहेरिटेंस को बचाएगा जायंट सन की विल, उसके बाद फैंगयुआन से निपटेगा। इसलिए फैंगयुआन को मौका मिल चुका है। जायंट सन की विल समझ गया था कि अभी फैंगयुआन को कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दोनों साइड का भाई मतलब थोड़ा है, अभी उँगली नहीं कर सकते और अपनी लिमिट जो लिमिटेड पावर की वजह से वो अभी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। जायंट सन की विल ने डिसाइड किया कि वो पहले लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस से ही डील करेगा। थोड़ी देर बाद फैंगयुआन वापस उस जगह पहुँच गया जहाँ ताई बाइंशेंग हाई लालन से फाइट कर रहा था। ताई बाइंशेंग क्लियरली सप्रेस्ड था, यानी वो एकदम दबा हुआ था, लेकिन हाई लालन भी जीतने की पोजीशन में नहीं था। मतलब वो कर रहा है उँगली, लेकिन ये दोनों एक-दूसरे को उँगली कर रहे हैं। समझ जाओ कि दोनों एक-दूसरे को सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। ताई बाइंशन एक हीलिंग गो मास्टर था और साथ ही फ्लाइंग मास्टर भी था। हीलिंग ने उसे मतलब लॉन्ग बैटल का एक्सपर्ट बनाया था और फ्लाइंग ने उसे एकदम भाई स्लिपरी बना दिया था, यानी कोई इसे जल्दी पकड़ नहीं पाता था। उन दोनों का बैटल एकदम मतलब दोनों का यूज़ करता था, फ्लाइंग भी यूज़ करता था, हीलिंग भी यूज़ करता था, तो जल्दी हार नहीं सकता था। ऊपर से वो गुई मॉडल भी था। आसमान से लेके ज़मीन तक उनका फाइट चलता रहा। अटैक्स इतने ज़्यादा वाइड थे कि आसपास के पेड़ तक उखड़ गए थे, इधर से उधर हो गए थे। एकदम भाई सब बिखरा-बिखरा सा लग रहा था। साफ-साफ पता चला था यहाँ पे तगड़ी फाइट चल रही है या फाइट हो चुकी है।
फैंगयॉन कहता है सीनियर ब्रदर ताई भाई, मैं मदद करता हूँ। ये सीनियर ब्रदर सुनते ही हाई लॉन का एकदम फ्यूज़ उड़ गया, क्योंकि सीनियर ब्रदर ये तो एक सेक्ट सिस्टम वाली लैंग्वेज थी जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में होती है। बाकी 4 रीजन्स में मोस्टली फैमिलीज़ इनहेरिटेंस होती हैं। हाई लॉन बार-बार एकदम चीखता हुआ कहता है, तुम लोग पहले से ही प्लानिंग में लगे हुए थे। तुम दोनों सेक्ट ब्रदर्स हो, इतना डीपली छुपे हुए थे। अब तुम दोनों अपनी मौत को खुद बुला रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा को पूरा ही कर दूँगा। ये कहकर उसने डायरेक्ट फैंगयुआन और ताई बाइशेंग पे एकदम भाई चार्ज कर दिया, एकदम पंचेस मारना स्टार्ट करा। वो पंच की एनर्जी हवा में एकदम घूमती हुई ह्यूमन स्ट्रेंथ पैंथम बना रही थी और एकदम हाई लेवल के जैसे दिख रहे थे वो। 4 पंच शैडोज़ अलग हो जाते हैं और एक ताई बाइशन की तरफ जाता है और बाकी के 3 डायरेक्ट जाते हैं फैंगयुआन की तरफ। फैंगयुआन तो मॉर्टल था, ताई बाइशेंग इमॉर्टल था, तो नेचुरली वीकेस्ट लिंक को टारगेट किया गया था, यानी फैंगयुआन को। 3 ह्यूमन स्ट्रेंथ पैंथम फैंगयुआन पे एकदम चढ़ जाते हैं और चौथा ताई बाइशन को बिज़ी रखने के लिए था। ताई बाइशन चिल्लाकर कहता है, "जल्दी पीछे हट जाओ।" वो इस स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव की पावर को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि पहली अटैक झेल चुका है ना। उसके पास हुई इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड से काफ़ी डिफेंसिव गो वॉर्म थे, यानी डिफेंस वाले गो वॉर्म थे जो फैंगयुआन ने दिए थे। लेकिन इतने इंटेंस बैटल के बाद ज़्यादातर जो वॉर्म्स थे ऑलरेडी मर चुके थे और ताई बाइशन खुद भी काफ़ी बार इंजर्ड हो चुका था। ये क्लियर दिख रहा था कि हाई लेवल का किलर मूव कितना ज़्यादा पावरफुल है। 3 ह्यूमन शेप्ड स्ट्रेंथ पैंथम तेज़ी से फैंगयुआन की तरफ आ रहे थे। उनके आने से हवा एकदम तेज़ घूम रही थी। यहाँ पे मोयाओ की विल फैंगयुआन के माइंड में कहती है, डैम! क्या पावरफुल किलर मूव है। ध्यान से, हाई लेवल का स्ट्रेंथ पाथ मूव तुम्हारे 4 आर्म अर्थ किंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फैंगयुआन हल्का सा हँसा, बिल्कुल भी डरा नहीं। हल्की सी बॉडी से एकदम बैटल इंटेंट निकल रहा था। फैंगयुआन कहता है, मैं 4 आर्म अर्थ किंग तो यूज़ करूँगा ही नहीं, क्योंकि जब मेरे पास ज़्यादा पावरफुल किलर मूव होगा। फिर उसने थोड़ा-सा पॉज़ लिया और फिर चिल्लाकर कहता है, बाहर आओ, 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग, और एकदम से पैम आवाज़ आई, एक इनविजिबल ऑरा छूट जाता है। इतना टेरिफाइंग प्रेशर था कि भाई पूरा एरिया शेक में हो जाता है। अंदर से एक इंटेंस पेन, लेकिन फैंगमैन को उसमें भी एक तरह का प्लेज़र फ़ील हो रहा था। उसकी बॉडी रैपिडली ग्रो होने लगती है, स्किन एकदम शाइन और मॉइस्चर चला जाता है, वो डार्क और हार्ड हो जाती है। उसका डिफेंसिव इंस्टेंटली स्काई रॉकेट हो जाता है। उसी मोमेंट पे फैंगमैन एक 6 मीटर का जायंट बन जाता है। उसके बैक पे 6 मतलब मॉन्स्टरस आर्म निकल जाते हैं, थिक, स्कैरी, एकदम खतरनाक दिखने वाले फिंगर्स, एकदम लंबे-लंबे नाखून, समझ रहे हो ना क्या सीन था? सब आर्म्स एक से बढ़कर एक यूनिक थे, देखकर ही लगता था कुछ खतरनाक है, एक डेथ लुक था ये। वो 3 पैंथर्स बिल्कुल सामने आ जाते हैं, फैंगमैन एकदम कहता है परफेक्ट टाइमिंग, और बिना डरे डायरेक्टली उनके सामने खड़ा हो जाता है। फीस्ट और लेग्स एकदम टकराते हैं, डायरेक्ट कॉम्बैट मोड शुरू हो जाता है। एक्सप्लोसिव हर जगह हो रहे थे, यानी एकदम एक्सप्लोसिव वाली साउंड होती है ना, एक्सप्लोजन जो होता है वही। फैंगमैन हाई लेवल के स्ट्रेंथ पैंथम दोनों को पंचेस से एकदम हवा में टकरा रहे थे। दोनों के पंच आपस में टकराने की वजह से ताई बाइशन का फेस एकदम टेंस हो गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखें एकदम वाइडली ओपन हो गई। फैंगमैन जो सिर्फ एक मॉर्टल था, वो 3 ह्यूमन स्ट्रेंथ पैंथम को एक साथ हैंडल कर रहा था। बैटल इवनली मैच हो गया था, लेकिन अब वो 3 पैंथम्स भी स्मार्टली एक्ट कर रहे थे। वो फ्रंट से, अपर लेफ्ट से, राइट से फैंगमैन पर एकदम भाई अटैक कर रहे थे, छेद देने वाले। ताई बाइशन वार्निंग देता हुआ कहता है, बी केयरफुल। वो खुद भी पहले ऐसे मतलब अटैक से लड़ा था, शिकार हो चुका था, इसलिए फैंगमैन ज़ोर से हँसा। उसका बैटल स्टाइल अब पूरा रिवील हो चुका था। उसके 6 मॉन्स्टरस आर्म के अलावा उसके खुद के 2 हाथ भी थे। टोटल यहाँ पे 8 हाथ हो चुके थे। ये 8 आर्म सर्कुलर मोशन में मूव करने लगे थे। पंचेस इतने फास्ट थे जैसे बारिश हो रही हो। फैंगमैन ने हर एंगल से आने वाले अटैक्स को परफेक्टली ब्लॉक कर दिया था। एक भी वीक पॉइंट नहीं छोड़ा था। हाई लेवल दिल में कहता है, ये बंदा तो सच में ब्लॉक कर गया। ये किलर मूव था। उसका हार्ट स्किप कर गया। एक्सप्रेशन एकदम से टेंस हो गए। ताई बाइशन कहता है अपने आप से कहता हुआ, ये आधा इमॉर्टल जैसा बैटल स्ट्रेंथ है, ये बंदा तो सच में मॉन्स्टर है। लेकिन उसे सरप्राइज भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके मास्टर के बारे में सोच के सब समझ आ रहा था। उसका कॉन्फिडेंस अब वापस आ गया था। अब वो फुल फोकस में अपने सामने वाले पैंथम से लड़ने लगा था। उसने अपने स्लीव को एकदम झटकाया और अंदर से हजारों लाइट बीम निकली। चेनसो, वाइल्ड ब्लेड, फ्लेम स्वॉर्ड फ्लेस, अजूरे ब्लू वाटर पाइथन और गोल्डन सिल्क नेट एक साथ 100 तक गूवॉर्म एक्टिवेट हो गए और पूरा रेनबो लाइट डार्जलिंग सीन बन गया, जैसे फायरवर्क छूट रहे हो। वो ह्यूमन स्ट्रेंथ पैंथम इन सब में उलझ गया। उसकी स्पीड स्लो हो गई। उसने तुरंत डायरेक्शन चेंज किया और लाइटनिंग की तरफ मूव कर गया, और एकदम से ताई बाई के अटैक्स कंटिन्यूअसली पीछा कर रहे थे उसका बिना ब्रेक लिए। वो उनके पीछे, और वो जो लाइटनिंग की स्पीड से भागा था वो उधर ही भागे जा रहा था। फायरवर्क जैसा अटैक लगातार चल रहा था। वो पैंथम स्मार्ट था, उसने पहले ही फ्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। एम था वो ताई बाइशन के क्लोज आ जाए, लेकिन ताई बाई के पीछे हट गया था, और वो पीछे जैसे ही हटा था अटैक्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो गो इमॉर्टल था। उसका प्राइमल एसेंस लगभग इन्फिनाइट जैसा था। बस प्रॉब्लम ये थी कि वो नया-नया इमॉर्टल बना था, तो उसके पास अभी भी लिमिटेड गो बॉम्ब्स थे। अगर उसके पास और होते तो उसका अटैक और भी ज़्यादा टेरिफाइंग होता। वो पैंथम ज़्यादा अटैक्स ब्लॉक कर रहा था, लेकिन कंटिन्यूअसली बार-बार मतलब
पीछे हट रहा था, वो धीरे-धीरे वीक होता गया, उसका बॉडी ट्रांसपेरेंट होने लगा। लेकिन हाई लॉरेन का मेन गोल अचीव हो चुका था। ताई बाई के पास कोई हेवी अटैक्स नहीं था, वो सिर्फ़ मतलब वीक हो रहा था धीरे-धीरे। वो एक्सपीरियंस और वाइज़ था, बट एग्रेसिव नेचर में उसमें नहीं था। इस वजह से एज़ बिफोर टाइम पाथ इनहेरिटेंस को चूज़ किया था, जब उसके पास 3 इमॉर्टल इनहेरिटेंस का ऑप्शन था। लेकिन चाहे हाई लॉरेन ने अपना प्लान पूरा कर लिया हो, उसका मन खुश नहीं हो पाया, क्योंकि अब उसे रियलाइज़ हुआ कि फेंगयुआन तो किसी रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत ही नहीं थी उसको। वहाँ पे फेंगयुआन 3 स्ट्रेंथ पैंथम को अकेला ही लड़ रहा था फुल पावर से। 6 आर्म ज़ॉम्बी किंग डिफेंस इनसेन था। फेंगयुआन फाइट करते हुए हँसते हुए आवाज़ में कहता है, और उसके पंचेस किक और फास्ट हो रहे थे। इतने ज़्यादा फास्ट कि भाई मोशन एकदम आफ्टर इमेज क्रिएट हो रही थी। ये 3 ह्यूमन स्ट्रेंथ पैंथम फुल एनर्जी में फाइट कर रहे थे। बैम बैम आवाज़ आ रही थी। एक ही मोमेंट में तीनों एक्सप्लोड हो गए थे। एकदम छेदते हुए आगे बढ़ रहे थे। पीएचक्यूआई हर तरफ डिसॉल्व हो रही थी। हाई लॉरेन आँखों में शॉक लेते हुए कहता है, लेकिन उसके दिल में बैटल स्पिरिट फुल ऑन जाग चुकी थी। हाई लॉरेन दिल में कहता है, इंटरेस्टिंग है, ये किलर मूव तो मेरी मूव के बराबर पावरफुल है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये था कि इसके पास इनसेन बैटल एक्सपीरियंस है। उसकी फिजिकल कॉम्बैट तो मास्टर लेवल की है। कोई और होता तो शायद इस मूव का फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पाता। उसने अपने लिप्स को लिक किया, अपनी आँखों में एकदम मैडनेस और एक्साइटमेंट छा गई। पहले वाला अटैक्स तो बस टेस्टिंग था, अब उसका असली गेम स्टार्ट होने वाला था। ताई बाई का फाइट बोरिंग था, वो ज़्यादा टाइम एस्केप करता। हाई लॉरेन उसे प्रॉपर्ली एंगेज नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जब फेंगयुआन सामने आया, टफ अपोनेंट, तो उसका रियल बैटल इंटेंट जाग गया था। फेंगयुआन ने 3 पैंथम्स को डिस्ट्रॉय किया था। उसने कोई जल्दी में अटैक नहीं करा था, वो वहीं हवा में फ्लोट कर रहा था। दोनों के बीच 1000 स्टेप का डिस्टेंस था, और उनकी आँखों का जो कोलाजन था, यानी एक-दूसरे से जो कॉन्टैक्ट बना रहे थे ना, बड़ा खतरनाक था। तभी जायंट सन की विल हाई लॉरेन के माइंड में कहते हैं, स्टॉप फाइटिंग, यहाँ आओ और हेल्प करो। हाई लॉरेन थोड़ा कन्फ्यूज़्ड होके कहता है, पर ओल्ड इंसेक्टर वो हेजिटेट कर रहा था, लेकिन जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल की इमेज उसके बहुत बड़ी थी, इसके दिमाग में आई, तो वो कैसे मना कर पाता। ये पर्सनैलिटी का इश्यू नहीं था, बल्कि बचपन से ही उसमें ब्लड लाइन प्राइड भर गया था। जायंट सन की विल कहती है, उन दोनों को छोड़ो, सबसे इम्पोर्टेंट है अदर वर्ल्डली डीमन को मारना और लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस को वापस लेना। ये मेरी छोड़ी हुई ओनली कॉपी है इस पूरे वर्ल्ड में। मैं इवन लॉन्गेविटी हेवन में भी इसका कोई डिटेल्स नहीं छोड़ा है। यहाँ पे जो है बस वो आखिरी है। तुम्हें पूरी दुनिया, पूरे हेवन में भी नहीं मिलेगा इसका कहीं कोई दूसरी कॉपी, इसलिए प्लीज़ यहाँ आओ। अब ट्रू इनहेरिटेंस का डोमेन का एंट्रेंस ओपन कर रहा हूँ, तुम तुरंत जाओ और उसको पुश करो, और सीधा उस शेड्यूल डोमेन के अंदर पुश कर दो। इस राउंड को अब जायंट सन की विल कंट्रोल कर रहा था। पूरा एरिया ट्री मैन से भरा हुआ था। वो चाहे लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस को फोर्सफुली तोड़ भी नहीं सकता था, लेकिन 2 रीज़न्स थे जिसके कारण उसने नहीं तोड़ा था। पहला रीज़न ये था, टाइम लगता, कि मतलब वो तोड़ सकता है लेकिन उसने तोड़ा नहीं था। वही 2 रीज़न, एक टाइम लगेगा और दूसरा ये है कि अगर वो इनहेरिटेंस को तोड़ देता तो सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस भी डिस्ट्रॉय हो जाता, और आखिरी कॉपी है जैसा हम जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो ऐसा करना चाहेगा। आगे हमें बताया जाता है 88 रॉन्ग बिल्डिंग के सीन में ट्विस्ट और टर्न तो रुक ही नहीं रहे थे, यानी कोई ना कोई चीज़ें तो आ ही जा रही थी, नई-नई चीज़ें। जिसने कभी पूरे वर्ल्ड में राज किया था, एक ज़माने का अल्टीमेट किंग, रैंक 9 का इमॉर्टल वल्नरेबल जायंट सन, उसने स्पेशली अपनी एक टेरिफाइंग विल छोड़ी थी, जो 88 रॉन्ग बिल्डिंग का चार्ज ले सके। और फिर हाई लॉरेन, जिसने लास्ट इंपीरियल कोड कॉन्टेस्ट जीता था, अभी एक सुपर पावर ट्राइब, हाई ट्राइब का लीडर है। उसके पास जायंट स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक है ना, उसकी बात करें कि वो भी है, और वो टॉप 10 फिजिक में से एक है। तो वो भी है जो नॉर्थर्न प्लेन्स के सेंटर में हज़ारों साल से खड़ी थी, बदलाव देखते हुए, लेकिन लाखों साल तक एकदम बंदी रही। फ्रॉस्ट जेड पीकॉक की भी यहाँ पे थी। और साथ में एक और चीज़, यहाँ पे एक लिविंग लेजेंड ऑलमोस्ट अपनी पूरी लाइफ इंजर्ड लोगों की मदद करता रहा, जिसका नाम काइंडनेस और हर जगह मशहूर था, जिसके पास एक इमॉर्टल इनहेरिटेंस थी। अब रैंक 6 का गू इमॉर्टल तक बन चुका था, जिसके पास 2 मिस्टीरियस इमॉर्टल गू भी थे, जिसका नाम था ताइबा एंड शेंग। अब वो बंदा भी, और फिर जिसके पास स्प्रिंग ऑटम सिगाडा, टॉप 10 मिस्टीरियस गू में से एक, 7th रैंक का हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का ओनर साथ में, और मॉर्टल होते हुए भी इमॉर्टल गू का मालिक, एक रिबॉर्न 500 साल पुराना डीमन गू यू फेंगयुआन। यहाँ पे ये सब थे, और उसके साथ एक और जिसने रैंक 8 फॉर्च्यून लिविंग हेवन गू ने फेवर किया उस बंदे को, फेंगयुआन की पास्ट लाइफ का एक गू इमॉर्टल, जिसने जायंट सन की इनहेरिटेंस और थीविंग हेवन डीमन वनरेबल के छोड़े हुए चांसेस दोनों इनहेरिट किए। एक हीरो बन गया नॉर्थर्न प्लेन्स का, जिसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इन्वेजन का मतलब सामना भी किया। और कोई नहीं, इसके मतलब वही अपने चोमू बंदे की नाम बात हो रही है, मा होंग्युन। साथ में जायंट सन की विल, जिसे अदर वर्ल्डली डीमन मानती थी, उसी माँ होंगी उनकी जो वाइफ थी। फेंगयुआन की पास्ट लाइफ में वो विज़डम पाथ के
पावरफुल गु इमॉर्टल बनी थी, जिसने अपने हस्बैंड की मदद में सब कुछ लगा दिया था। एक लेजेंडरी वुमेन ज़ाओ लियानयुन वो भी यहाँ पे थी, और पहले रैंक 7 की गो इमॉर्टल रिफाइनमेंट पाथ की एक ग्रैंड मास्टर स्पिरिट एफिनिटी हाउस की 36 जनरेशन की फेरी मोयाओ, जिसने 88 रैंक बिल्डिंग के खिलाफ प्लानिंग की थी। अपने मरने के बाद एक मिस्टीरियस विल छोड़ गई थी, वो तक यहाँ पे थी। ये सब पावरफुल एग्जिस्टेंस अपने अपने प्लान्स लेके आए थे इंपीरियल कोर्ट ब्लेस लैंड की गिरती हुई स्टेज पे। सब एक दूसरे से टकरा रहे थे, कम्पीट कर रहे थे, सबके पास अपने अपने स्ट्रेंथ, स्किल्स और फ्लॉज थे। ये लोग एवरेज नहीं थे, ये अपने टाइम के लेजेंड्स थे, टॉप टायर जीनियस थे। कुछ स्ट्रेटजी मास्टर थे, कुछ इंसेन स्ट्रेंथ वाले थे, और कुछ के पास तो रेडिकुलस लक था। लाइफ और डेथ का इंटेंस प्रेशर और मैसिव रिवॉर्ड का ये जो चिंता थी, इन सब ने मिलके लोगों को उनके फुल पोटेंशियल पे परफॉर्म करने पे मजबूर करा था। सब ने अपने ट्रम्प कार्ड, स्किल, रिसोर्स लगाए थे, और कहीं किसी ने ऑल इन जाके सब कुछ दांव पे भी लगाया था। कहीं कहीं तो कोई स्मार्ट स्ट्रेटेजी तक बनाई गई थी। कभी सीन क्लियर लगता और अगले ही सेकंड सब कुछ ब्लर हो जाता, ऐसा ऐसा दिखने लग गया था। अब तक सब compete कर चुके थे, लेकिन सिचुएशन अब भी chaotic थी। सिर्फ फ्रॉस्ट जेड पिकॉक ही था जो अब गेम से बाहर हो चुका था। बाकी सबके मूव्स इतने पावरफुल थे कि वो पूरी सिचुएशन को बैलेंस पलट सकते थे। फेंगयुआन का एक पावरफुल ट्रम्प कार्ड के थ्रू जायंट सन की मेन विल टेम्परली 88 रुआंग बिल्डिंग से बाहर निकाल दी गई थी, और अब वो हेवनली ट्रबुलेशन और अर्थली कैलेमिटी के इंटेंस अटैक को फेस कर रही थी। सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंस जायंट सन की विल अब एक तरफ बिल्डिंग में वापस जाने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ अपने सब विल यानी छोटे वाले विल को एक्टिवेट कर रहा था ताकि कंट्रोल फिर से ले सके। साथ ही वो ज़ाओ लियान्यून उस अदर वर्ल्डली डीमन को भी पूरी तरह से मारना या हटाना चाहता था। फेंगयुआन ताइबाइन सिंह ने टेम्पररी अलायंस बनाया था, और दोनों अब हाई लेवल के अगेंस्ट मतलब चीजें कर रहे थे। हाई लेवल का फाइटिंग स्पिरिट हाई था, और वो डायरेक्ट फेंगयुआन से लड़ने ही वाला था। तभी जायंट सन की विल ने उसे बोला, माँ होगी उनको जाके हैंडल करो और लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस वापस ले आओ। हाई लेवल थोड़ा सा हेजिटेट हुआ, लेकिन एंड में जायंट सन की विल की बात मान गया। हाई लेवल कहता है, इस बार छोड़ रहा हूँ तुम दोनों को। उसने फेंगयुआन को गुस्से से देखा और बिना टाइम वेस्ट किए वहां से निकल गया। फेंगयुआन बस हवा में खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। पीछे से उसने कोई चेस वेस नहीं करा। ताई बायोशन कहता है, उफ। उसने एक हैवी सांस छोड़ी और फेंगयुआन की तरफ उड़ता हुआ आया। वो गु इमॉर्टल था, लेकिन मोस्टली हीलिंग गु में स्पेशलाइज था। उसके पास ज़्यादा मॉर्टल गु नहीं थे, इसलिए उसकी कॉम्बैट पावर एवरेज गु इमॉर्टल के कंपैरिजन में वीक थी। लॉन्ग बैटल के बाद उसने ह्यूमन स्ट्रेंथ पैंथम को फाइनली थका के ख़त्म कर दिया था। मो याओ की बिल कहती है, हाई लेवलन अब माँ होंगी उनके पीछे जा रहा है ताकि लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस ले सके। हमें इंटरफेयर करना चाहिए। पूछ रही थी, तो ये लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल का एक हिडन ट्रेजर था। उसी के दम पे जायंट सन ने एक ज़माने में मतलब रूल किया था। तो ऑब्वियसली ये इनहेरिटेंस किसी भी गू मास्टर के लिए कितना क्रेजी चीज़ होगी आप जानते ही होंगे। फेंगयुआन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा फ्लिकर हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी नज़र थोड़ा लेफ्ट साइड में घुमाई। वहाँ वहाँ एक एक भवंडर टाइप का कुछ बन रहा था। ताई बांशन कहता है, केयरफुल। हाई लेवल की फर्स्ट मतलब जो फीस्ट क्यू आई थी वो डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वापस कंडेंस हो सकती है। फेंगयुआन ने एक छोटी सी मतलब ऐसे देखा, और फिर एक कदम वेयरफुल के सामने आया और एक पंच मारा, बूम। एकदम से वो जो साउंड आया ना एकदम भट्ट वाला, फीस्ट क्यू आई एकदम फिर से बिखर गई। ज़्यादा एनर्जी डिसिप्लेट हो चुकी थी, लेकिन थोड़ा-सा बचा था, और फिर भी वो वापस कंडेंस होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार क्वांटिटी बहुत कम थी, फॉर्म नहीं ले पा रहा था। फेंगयुआन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ये स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव। स्ट्रेंथ पाथ का लॉन्ग रेंज अटैक यूजुअली पैंथम्स होते हैं, लेकिन ह्यूमन स्ट्रेंथ पैंथम में इतना स्पिरिचुअल बिहेवियर ये पहली बार देखा उसने। जो गो मास्टर हिस्ट्री में फेंगयुआन जानता था, उनमें से ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। लग रहा था ये कुछ नया इनोवेशन है। ये क्लियरली हाई लेवल का ओरिजिनल स्ट्रेंथ पाथ का पैंथम था। सबसे क्रेजी पार्ट, ये पैंथम डिस्ट्रॉय होने के बाद भी दोबारा से बन सकता था, यानी कंडेंस हो जाता था दोबारा से, जब तक उसके एकदम से छोटे टुकड़े ना किए जाएं। ये सीन बिल्कुल ऐसे फील हो रहा था जैसे एक नेवर एंडिंग टॉर्चर मशीन हो। मो याओ की जो विल थी वो कहती है, हाई लेवल ने अभी तक अपनी फुल पावर यूज नहीं की। अगर वो एक साथ 20 ह्यूमन स्ट्रेंथ पैंथम लॉन्च कर सकता है और बचा हुआ फीस्ट क्यूआई दोबारा से कंडेंस भी हो जाए, तो सोचो उसका पावर कितना टेरिफाइंग होगा। और वो 30 स्ट्रेंथ पैंथम्स भेज पाए तो ये किलर मूव डेफिनेटली तुम्हारे 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग से टक्कर ले सकता है। फेंगयुआन कहता है, ये किलर मूव कौन सा है, तुम्हें कोई आइडिया है क्या? मो याओ की विल ने धीरे से एकदम सर हिलाया और फिर कहती है, मैं स्ट्रेंथ पाथ गो इमॉर्टल नहीं हूँ। इस किलर मूव में सोल पाथ और क्यूआई पाथ दोनों इन्वॉल्व हैं, और कुछ स्पेशल
चीज़ें भी इसमें मतलब एक कुछ स्पेशल मैकेनिज़्म भी है। ये एशियन स्टाइल काफ़ी डिफरेंट है। मुझे लगता है ये कोई नई जनरेशन का इनोवेशन है। 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग को फेंग युआन ने डिज़ाइन किया था और मो याओ ने उसे परफेक्ट बनाया था। लेकिन दुनिया में जीनियसेस की कमी नहीं थी। फेंग युआन ही नहीं था जो स्ट्रेंथ पाथ में एक ये किलर मूव बना सकता था। वैसे भी अपनी पिछली लाइफ में फेंग युआन का असली स्पेशलाइज़ेशन ब्लड पाथ में था, यानी वो असली स्पेशलिटी उसकी ब्लड पाथ की थी। स्ट्रेंथ पाथ तो उसका सिर्फ साइड वाला हिस्सा था, जैसे साइड बिज़नेस होता है ना वैसे टाइप का। तभी ट्री मैन एक के बाद एक आए और एक मैसिव ग्रीन वेव बनाकर मा होंगिन और ज़ाओ लियान उनको पूरी तरह से एकदम खत्म करने की कोशिश करने लग गए। यानी बस मा होंगिन को छोड़ देंगे, ज़ाओ लियान इनको मार रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जायंट सन का लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस एक ह्यूज गोल्डन एग की तरह एकदम दोनों को टाइटली प्रोटेक्ट कर रहा था। जायंट सन का विल टेंशन में था अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर। वो सच में अदरवर्ल्डली डीमन ज़ाओ लियान्यून को मारना चाहता था, लेकिन वो ये यूनिक इनहेरिटेंस भी प्रोटेक्ट करना चाहता था जो उसकी लक पाथ की ट्रू इनहेरिटेंस थी। जब उसने हाई लाउन का पास देखा तो तुरंत अपनी वॉइस ट्रांसमिट करी थी। जायंट सन की विल ने कहा था, मैं ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन का वो जो हिस्सा है ना वो खोल दूंगा, एक तरीके से वो डोर ओपन कर दूंगा। मेरी मदद करो इस ट्रू इनहेरिटेंस को ना वापस उसी में पुश करने की, वहीं पे भेज दो इसको। हाई लावला ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया, उसका पूरा बॉडी एकदम से हिल गया और दोनों हाथों से पंच किया। फीस्ट क्यूआई बहुत ही वॉयलेंट तरीके से एक्सप्लोड हो गया, बूम बूम आवाज आई। हवा में नॉनस्टॉप फुल एक्सप्लोजन गूंज रहे थे। फीस्ट क्यूआई एक के बाद एक कंडेंस होकर स्ट्रेंथ पाथ पैंटम्स में बदल रही थी, ये जो पैंथम से बड़े खतरनाक थे, 10 20 30 40। फेंगयुआन की आंखें छोटी हो गई शौक में, क्योंकि ये जो 10 20 30 40 था ना पैंथम्स थे। ताई बाइशन का चेहरा एकदम से सफेद हो गया, आंखों में डर क्लियर दिख रहा था। हाई लावलान के 40 स्ट्रेंथ पाथ के पैंथम्स एक साथ मूव करते हुए ट्रू इनहेरिटेंस को एकदम भाई घेर चुके थे। एक सेकंड में ही लक पार्ट ट्रू इनहेरिटेंस के ऊपर हवा में एक ब्लैक क्रैक स्लोली दिखने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा होते हुए एक राउंड पैसेज बन गया, यानी एक गोले टाइप का, एक डोर टाइप का बन गया। ये डार्क और डीप पैसेज डायरेक्टली ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन से कनेक्टेड था। स्ट्रेंथ पाथ पैंथम्स ने एक साथ जोर से चीख लगाई और फिर लिटरली जायंट सन के ट्रू इनहेरिटेंस को उठाया और ट्री मैन भी तुरंत हेल्प करने लगे। उनके बड़े हाथों और पैंथम्स जैसे मतलब चीज़ें थी, दोनों ने आपस में असिस्ट किया उसे उठा के अंदर फेंकने में। तभी जायंट सन के जो ट्रू इनहेरिटेंस था ना एक ब्राइट और इंटेंस लाइट में एक्सप्लोड हुआ। ट्री मैन एकदम से भाई मेल्ट होने लग गए जैसे बर्फ मेल्ट होती है। जो जो वाइन थी वो तो भाई टिक ही नहीं पाई, वो तो एकदम से डिस्ट्रॉय हो गई। स्ट्रेंथ पाथ पैंथर्स भी एकदम से क्रम्बल होने लगे। कुछ ही देर में वो फिर से कंडेंस भी हो गए, लेकिन देखो टूट रहे हैं लेकिन कंडेंस भी हो जा रहे हैं, पिघल रहे हैं तो वापस बन जा रहे हैं। हाई लाउलान बाउंड्री पे खड़ा था, लेकिन लग रहा था जैसे वो एक एंडलेस एनर्जी सोर्स हो, बार बार नए स्ट्रेंथ पैंथम्स भेज रहा था। उसकी ये जो कंटिन्यूस मेहनत थी, जायंट सन की ट्रू इनहेरिटेंस धीरे धीरे जमीन से उठने लगी थी और उसी टाइम हवा में बना हुआ सर्कुलर पैसेज भी एक पावरफुल सक्शन फोर्स को एक्सप्लोड में हो गया, जैसे कोई बड़ा सा मॉन्स्टर जायंट सन की ट्रू इनहेरिटेंस को निगलने की कोशिश कर रहा हो। एक तरीके से ऐसा मान लो बस एक होल ओपन करा जो उसी ब्लैक डोमेन से कनेक्टेड है, एकदम ब्लैक होल की तरह ये खींच भी रहा था उसको। ऊपर से ये जो पैंथम्स हैं ये सब चीज़ें मदद भी कर रही हैं उसको उड़ा के उसमें फेंकने की। ताई बायोशेन कहता है ये बंदा इतने सारे स्टंट पैंथम्स एक साथ बना रहा है, ये किलर मूव तो एग्जैक्टली है क्या भाई? मोयाओकी वेल कहती है तुम्हारा किलर मूव क्लोज कॉम्बैट के लिए है, लेकिन हाई लाउरन का मूव अपोजिट है बिल्कुल। ये लॉन्ग रेंज में स्पेशलिस्ट है। तुम्हारे 6 आर्म हेवनली ज़ॉम्बी किंग ये पूरी तरह से कंप्लीट कर सकता है। मतलब एकदम मतलब एक तरीके से कंप्लीट कह रहा हूँ, सॉरी, कंप्लीट कर सकता है। यानी ऐसा मान लो कि अगर वो 40 पैंथम आ गए और यहाँ से अपना फैंग मान गया तो एकदम बराबर हो जाएगा। कुछ कुछ पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते, क्या पता कौन हार जाए, क्योंकि एकदम बराबरी की लड़ाई होगी फिर और कोई भी गलती करेगा वो हार जाएगा। लेकिन हाई लाउलन के हाथों में इसका पावर तुम्हारे से कई गुना ज़्यादा मतलब एक्सप्लोड हो रहा है। हाई लाउलन एक्चुअली ग्रेट ट्रू मार्शल फिजिक का पोजेसर था, यानी समझ रहे हो ना, एक तरीके से इन लोगों के पास यार बहुत सारा होता है, तुम जानते हो ना। 100% ये लोग स्टोर कर सकते हैं, बाकी लोग तो 90%, एक को 96% ऐसे-ऐसे चलता है, लेकिन ये देखते हैं ना ये लोग 100% कर सकते हैं। ऊपर से इनका जो रीजनरेशन होता है ना भाई साहब, क्या बोलें, वो तो गॉड लेवल है। लेजेंड के अकॉर्डिंग जिन गो मास्टर के पास ये बॉडी होती है उनकी स्ट्रेंथ इंसेन होती है, स्टैमिना कभी ख़त्म नहीं होता और उनकी सेल्फ रिकवरी भी नेक्स्ट लेवल होती है।
कोई भी स्ट्रेंथ पाथ किलर मूव उनके हाथों में एकदम टर्बो चार्ज बन जाता है। ताई बाइशन कहता है क्या करें? वो फेंग युआन के साथ खड़ा था, उसकी आंखें एकदम भाई देखे जा रही थी, टिकी हुई थी हाई लॉलन और जायंट सन की जो इनहेरिटेंस के बीच में। उसने रिग्रेट के साथ कहा, ये एक ट्रू सुप्रीम इनहेरिटेंस है, जायंट सन का विल इसे वापस ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में ले जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हाई लॉरेन वहाँ पे है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। उसका टोन एक हेल्पलेस इंसान जैसा था, जैसे वो बोल रहा हो कि तो अब हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हम हार गए, ऐसा वो साउंड कर रहा था। ये सरप्राइजिंग नहीं था। ताई बाइशेंग मतलब वो एक उसका नेचर मतलब पैसिव टाइप का था, वो इतना वैसा टाइप का बंदा नहीं है ना, एकदम प्लानिंग ऐसे लड़ाई झगड़े ऑफेंसिव टाइप का वायलेंट वाला बंदा नहीं है ना, इसलिए उसका ऐसा सोचना तो जायज़ था। फेंग युआन ने उसकी तरफ देखा और स्माइल किया। फेंग युआन कहता है क्या करें? सिंपल है, हम ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में जाते हैं। ताई बाइशन एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्या शेड्यूल डोमेन? तो मो याओ की विल एक सेकंड के लिए एक ब्लैंक हो गई, फिर जैसे लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ, वो कहती है ओएमजी सही कह रहे हो। अब वहाँ जायंट सन का विल तो बचा ही नहीं है, सब ट्रू इनहेरिटेंस अब मास्टरलेस हो चुके हैं, यानी वहाँ पे कोई भी मास्टर नहीं है। पहले उन इनहेरिटेंस में से जायंट सन का विल था और उन्हें क्लेम करने के लिए ओनर टोकन चाहिए होता है। अब सीन टोटली चेंज हो गया है, सब विल्स हटा दिए गए हैं, यानी अब वहाँ पे कोई विल ही नहीं है और वो बिना विल के हैं। बस थोड़ा-सा मैनिपुलेशन चाहिए होगा और इनहेरिटेंस ईज़िली डिफाइन किया जा सकता है। मोया की विल थोड़ा-सा ऐसे सोचती है, लेकिन तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जायंट सन का मेन विल बाहर है और वो वापस आने वाला है। तुम सिर्फ़ एक इनहेरिटेंस चूज़ कर पाओगे, टाइम इतना ही है कि तुम एक ही चूज़ कर पाओगे। ताई बाइशन कहता है लेकिन ये राउंड तो जायंट सन के कंट्रोल में है, हम ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में जाएँगे कैसे? उसके बोलने से पहले ही फेंग युआन ने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल गू निकाल लिया। ताई बाइशेंग ने इस गू को पहले ही सँभाला था, इसलिए वो शॉक्ड नहीं हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर जो सीरियसनेस आ गई थी वो तो देखने लायक थी भाई की। ताई बाइशेंग कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तो वही लेजेंडरी गू है ना, फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल गू? ये वही है ना? फेंग युआन कहता है बिल्कुल सही। तो अपना इमॉर्टल एसेंस इसमें डाल, मतलब पहले तो अपने इसको प्राइमेसी में डाल, फिर इसमें डाल और हमें यहाँ से उठा के ले जा और फिर हम सीधा पहुँच जाएँगे शेड्यूल डोमेन में और उसकी इमेज मैं तुझे बताऊँगा कि कैसा दिखता है। ताई बाइशन कहता है ओह डैम! मैं तो भूल ही गया था कि मैं तो एक गू इमॉर्टल हूँ। सही में भाई इसको याद ही नहीं रहता है क्या? रैंक 6 और रैंक 7 गू इमॉर्टल्स के इमॉर्टल प्राइमेसी को ब्लेस्ड लैंड कहते हैं और एक फुल पॉकेट वर्ल्ड जैसा स्पेस होता है। फेंग युआन ने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल गो से दिया और खुद उसके ब्लेस लैंड में चला गया, फिर माइंड ट्रांसमिशन से फुल इमेज उस तक भेज दिया। ताई बाइशेंग ने फिक्स इमॉर्टल ट्रैवल गो एक्टिवेट करा और जायंट सन का विल उसे रोक ही नहीं पाया और एक स्टेप में वो सीधा ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में पहुंच गया। लो उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। अब सीन एकदम कंप्लीट कियोस में था। डजन्स ऑफ ट्रू इनहेरिटेंस में नए-नए वाइल्ड विल आ गए थे। ओके, हाँ सही बात है, अगर किसी में विल नहीं होगा तो फिर वो विल डेवलप भी तो करेगा ना, ये दिक्कत है। अब यहाँ पे सीन खड़ा खतरनाक दिख रहा था, जैसे ये यहाँ पे आए थे बड़े सारे विल आ गए थे, बिना कंट्रोल के उड़ रहे थे, रैंडमली एकदम इधर से उधर कोलाइड कर रहे थे, स्पार्क निकाल रहे थे, स्लोली एक दूसरे को ही डैमेज करे जा रहे थे। मोयाओ कहते हैं जल्दी से डिसीजन लो, अगर इनहेरिटेंस आपस में टकराते रहे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी डैमेज होगा। फैंगमैन के पास टाइम नहीं था, उसने पहले से ही प्लान रेडी कर रखा था। फैंगमैन कहता है मोयाओ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मोयाओ कहते हैं जल्दी बोलो। फैंगमैन कहता है मुझे फाइनल सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस का लोकेशन पॉइंट आउट करो। मोयाओ एक सेकंड के लिए एकदम डम्बफाउंडेड रह गई मतलब उसको समझ ही नहीं आया कि क्या बकवास मतलब पेल दी इसने। फिर उसकी आंखों में एकदम भाई मुंह खुला का खुला रह गया, उसका दिमाग हिल गया। 88 रैंक बिल्डिंग में सिर्फ 3 सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस है, सिर्फ 3, जिसमें से पहली आती है रैंक 9 विज़डम गो, जिसके सामने फेंगयुआन आया था तो भाई उसका हालत देख रहे थे ना आप क्या हो गई थी। बूढ़ा होने लग गया था, मर-मरा जाता कि थोड़ी देर और रुक जाता। वो भी इतनी दूर थी वो इनहेरिटेंस, इतनी दूर से आ रही थी और इतना दूर बंदा ये खड़ा था तो इसकी एज घटने लग गई थी। सोचो, और ये कोई वैसा विज़डम गू नहीं है, ये ओरिजिनल विज़डम गू है, याद रखना, लेजेंड्स ऑफ रेंज़ू का विज़डम गू। जायंट सन का लक पाथ इनहेरिटेंस और दूसरा यही था लक पाथ वाला, और तीसरा था 88 रैंक बिल्डिंग खुद, यानी 3 ही है यहाँ पे और ये तीसरा था। यानी जो बंदा ये थर्ड इनहेरिटेंस ले ले वो पूरे बिल्डिंग को कंट्रोल में ले सकता था। मोयाओ की विल शॉक में कहती है मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। फैंगमैन कहता है जायंट सन का विल अब सिर्फ ज़ाओलियान पे फोकस कर रहा है, उसने अपना सबसे बड़ा फ्लॉ खुद ही एक्सपोज कर दिया है, ये हमारा चांस है। उसकी आइज़ में एम्बिशन दिख रहा था, यानी एकदम से भाई उसका एम्बिशन टॉप पे था कि इसको तो भाई अब लपेट देंगे। जायंट सन की विल का तो मामला गेम ओवर करना है भाई इसका, अब तो इनमें ही लग गए थे क्योंकि रिफाइन करेंगे बिल्डिंग ही अपनी तो सारी इनहेरिटेंस भी अपनी। सीन आगे दिखाते हैं। फैंग युआन और ताई बाइशेंग
आगे बढ़ रहे थे ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन के अंदर। इस अंधेरी सी जगह में सीन अब पहले जैसा पीसफुल और ऑर्गेनाइज तो नहीं था। जायंट सन की विल पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट हो चुकी थी। अब यहाँ जितनी भी डजन्स ऑफ ट्रू इनहेरिटेंस थी, सब बिना मालिक के थी। इनमें नए नए वाइल्ड विल्स बर्थ ले चुके थे। ये ट्रू इनहेरिटेंस अलग अलग मतलब जगह पे एकदम शूटिंग स्टार की तरह इधर से उधर तेजी से इधर से उधर घूमे जा रही थी। एकदम कलरफुल और डेंजर से बन गया था यहाँ पे सीन। एक वुश की आवाज आती है। एक और ट्रू इनहेरिटेंस तेजी से फेंगयुआन की लेफ्ट साइड से निकल गया। वो सिर्फ एक बाउल जितना बड़ा था, यानी छोटा वाला बाउल होगा, और ये सिल्वरी लाइट में चमक रहा था और सुपर डार्जलिंग था। वो इतना क्लोज से गुजरा था कि लगभग फेंगयुआन की बॉडी से टच कर गया था। उसकी सिल्वरी लाइट फेंगयुआन और ताई बाइशेंग के चेहरे पर ग्लो हो गई थी। दोनों के चेहरे काफी टेंस लग रहे थे। उनकी आंखों में एंजाइटी और फियर क्लियर था। ये ट्रू इनहेरिटेंस पावरफुल थे। इनमें कुछ स्पेशल पावर भी थे। कई ट्रू इनहेरिटेंस के अंदर इमॉर्टल गो भी था। चाहे फेंगयुआन हो या ताई बाइशेंग, दोनों इनके भी अटैक्स को हैंडल नहीं कर पाते। और सबसे स्कैरी बात ये थी, अब ये ट्रू इनहेरिटेंस किसी वाइल्ड विल के अंदर काम कर रहे थे। कब कौन सा इनहेरिटेंस इमॉर्टल गू का यूज कर दे, कोई भी मतलब पता वता तो नहीं था ना, प्रेडिक्शन नहीं कर सकता था कोई भी यहाँ पे। इस जगह में मूव करना मतलब डेथ के ऊपर एकदम, ऐसा मान लो वही यार, वही एग्जांपल बार बार इसमें देते हैं कि तुम्हें एक टाइट रोप के ऊपर चलने को दे दिया जाए, बैलेंस बनाने को, नीचे खाई हो। ताई बाइशेंग चिल्लाते हुए कहता है, ये ट्रू इनहेरिटेंस और तेज हो रहे हैं, टारगेट मिला क्या? फेंगयुआन कहता बस थोड़ा और। उसे प्रेशर तो फील हो रहा था, उसे पता चल रहा था। फ्लाइंग मास्टर होने के बाद भी काफी इंटेंस हो गया था सब कुछ। बैम आवाज आती है। इसी मोमेंट पे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ। मोया फेंगयुआन के माइंड में कहती है, ओ नो, जल्दी से बच के निकलो, डॉज करो। थोड़ा दूर दो ट्रू इनहेरिटेंस टकरा गए। इतना इंटेंस इम्पैक्ट है कि कई गू वॉर्म वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ताई बाइशेंग अभी भी इस लॉस का रिग्रेट फील कर ही रहा था, तभी उसका चेहरा सफेद पड़ गया। इम्पैक्ट के बाद दोनों इनहेरिटेंस का डायरेक्शन चेंज हो गया और उनमें से एक, जो ब्राइट येलो था, सीधा उनकी तरफ ही आने लगा। क्राइसिस मोमेंट पे ताई बाइशेंग ने फुल पावर में अपना डिफेंसिव गू एक्टिवेट कर दिया। एक कदम 100 लेयर और डिफेंस में एकदम बन गए। यानी समझ रहे हो, बस एक कदम में 100 लेयर्स डिफेंस के बन गए थे, 100। और खुद को, फेंगयुआन को, दोनों को कवर कर लिया था। वो ट्रू इनहेरिटेंस फुल फोर्स में आ रहा था, बिना किसी इशू के सब डिफेंस को तोड़ता हुआ एकदम स्पीड में आया जा रहा था, आया जा रहा था। पर इस शॉर्ट टाइम में तभी ताई बाइशेंग ने थोड़ा सा प्रीशियस टाइम ले लिया, जिससे दोनों वहां से एस्केप कर गए थे। जो मतलब साउंड हुआ उस मोमेंट पे, लिटरली उसके कान फट जाए अगर सुन ले कोई, मीटियोर जैसा। वो ट्रू इनहेरिटेंस एक फेरी टेल के साथ आगे निकल गया। एक सेकंड में ही उसने 10,000 स्टेप दूर जा चुका था। ताई बाइशेंग का फेस एकदम से सफेद पड़ गया था। मेरे ऑलमोस्ट सभी डिफेंसिव गुड डिस्ट्रॉय हो गए। जहाँ जहाँ मतलब क्या मतलब, जहाँ जा रहा है भाई वहां पे इसका सब लॉस ही हो रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे आगे। अब उसके माइंड में क्लियर लीप करने का आइडिया आ गया था। फेंगयुआन ने आईब्रोज को एकदम ऊपर उठाया। उसे पता था कि ताई बाइशेंग का नेचर क्या है। आगे बढ़ने के साथ लोग रिस्क लेने से डरते हैं। अब उसमें स्पिरिट नहीं बचा था जो लाइफ और डेथ के बीच जंप कर सके। हीलिंग के टाइम तो परफेक्ट था, बट बैटलफील्ड में वो मतलब कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। फेंगयुआन अभी सोच ही रहा था कि कैसे ताई बाइशेंग को मोटिवेट करे, तभी मोया एकदम चिल्लाते हुए कहती है, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, मिल गया। फेंगयुआन एकदम से अलर्ट हो गया। उसने तुरंत ही ऊपर देखा। सच में एक सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस वहां स्लो स्पीड से फ्लाई कर रहा था। वो लाइट लंप एकदम दूसरों के कंपैरिजन में, यानी दूसरे इनहेरिटेंस के कंपैरिजन में ना, बहुत बड़ा था। इतना नोटिसेबल था कि साफ साफ पता चल रहा था। वो अडल्ट साइज का था, ऑरेंज और रेड लाइट में ग्लो कर रहा था, एकदम गर्माहट से फीलिंग दे रहा था। और ट्रू इनहेरिटेंस पास आते हैं, वो उसके पास आते ही डायरेक्शन चेंज करके साइड हो जाते हैं। गूवॉर्म्स के बीच रैंक का डिफरेंस होता है, तो एक तरह का एब्सोल्यूट अथॉरिटी बन जाता है। सुप्रीम ट्रू इनहेरिटेंस का लेवल ऐसा था कि कोई भी ऑर्डिनरी या इवन अनपैरेलल्ड वाली जो होती है ना, देखो हमें पता है, एक तो होती है नॉर्मल ऑर्डिनरी, एक होती है अनपैरेलल्ड, और वो होती है ट्रू इनहेरिटेंस यानी सुप्रीम वाली। तो कोई तो उसके आसपास कैसी भिन्न बना सकता है, समझ रहे हो ना ट्रू इनहेरिटेंस का पावर क्या है। फेंगयुआन एक्साइटेड होकर कहता है चलो। उसने ताई बाइशेंग को एकदम शाउट करके बोला। वो तुरंत ही उड़ गया डायरेक्शन में। अब यहाँ पे सीन दिखाते हैं। ये लुई शेंग चिल्लाते हुए कहता, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, सब सब यहीं पे रुको। उसकी आंखें रेड हो चुकी थी। उसने अपने गूवर्म को एक्टिवेट करा। एक कदम, फिर से फियर्स फ्लेम शूट हो गई। फ्लेम हर तरफ स्प्रेड होने लगे। गोल्डन हॉर्न लिपर्ड ग्रुप का जो था ना, अटैक कर रहे थे, वो काफी रेसिस्ट कर रहे थे उनके अगेंस्ट। ये लुई शेंग के फ्लेम्स इमॉर्टल गू के पावर से निकले थे, इसलिए वो डायरेक्टली लेपर्ड्स को मेल्ट कर रहे थे। थोड़ी देर में वो लेपर्ड्स गोल्डन मड में बन गए। ये देखकर सराउंडिंग के गू मास्टर चिल्लाने लगे, लॉर्ड, ये लुई शेंग ऑसम है, शुक्र है लॉर्ड यहाँ है, वरना तो हमारा क्या ही होता। ये लुई शेंग हैवी ब्रीथिंग के साथ अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। माइंड में वो प्रॉपरली गुस्सा था। ये लुई शेंग सोचता हुआ कहता है, ये सब क्या हो रहा है? पहले ताई बाई युनशेंग इमॉर्टल बन गया, फिर इंपीरियल कोड ब्लेस लैंड का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया,
वो भी वंस इन अ 10 ईयर ब्लिज़र्ड वाले टाइम पर। अब ये 88 रॉन्ग बिल्डिंग भी अंदर पता नहीं क्या-क्या सीन चल रहा है। मुझे लग रहा है हम ट्रैप से कैसे निकल पाएँगे, पर अचानक बिल्डिंग के राउंड से ट्रिगर हो गए। अचानक पता नहीं क्या हुआ, लास्ट इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में मतलब यहाँ पे पता नहीं सब कुछ सही चल रहा था, यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया। सिर्फ वही नहीं, मा यिंगजी, लुओ बोजुन और गु गुआंगडोंग बाकी सब बचे सर्वाइवर्स भी टोटल कन्फ्यूजन में थे। कोई भी असली तुरंत तो नहीं जानता था। ये सब लोग नॉर्थर्न प्लेन्स के गू मास्टर थे जो इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में आए थे। जब ब्लेस्ड लैंड में मल्टीपल होल बन गए थे तो वहाँ 10 ईयर ब्लिज़र्ड अंदर घुस चुका था और पूरी जगह में एकदम तबाही मचा दी थी। बचे हुए मॉर्टल्स तो मारे गए थे। काफ़ी लो रैंक के गू मास्टर भी इंजर्ड या डेथ हो गई थी उनकी। लेकिन बाद में जायंट सन की विल ने थोड़ा-सा टाइम निकाला और कुछ ब्लड रिलेटेड डिसेंडेंट को सेव कर लिया। ये लुईशेंग और उसके कंपेनियंस को गोल्डन लिपर्ड राउंड में डाला गया था। पर जब फेंग युआन ने फाइनल ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट किया था तो जायंट सन की विल को 88 रैंक बिल्डिंग से टेम्परेरी बाहर भेज दिया गया था। तो बिना उसके कंट्रोल के वो ह्यूज गोल्डन हॉर्न लिपर्ड का जो ग्रुप था सीधा अटैक करने पे टूट पड़ा था इन लोगों पर। अब दिखाते हैं 88 रैंक बिल्डिंग के बाहर का सीन। वो गोल्डन सैंड जैसे जायंट सन की विल बिल्डिंग के अराउंड एकदम थिक आर्मर की तरह एकदम चिपक चुकी थी। सोच रहा था शायद अंदर आ जाए, लेकिन भाई के लिए बहुत मुश्किल हो रही है। तब तक ऊपर से गिरता हुआ डर का एक महा ट्रबल जिसे हेवनली ट्रिबुलेशन और नीचे का डेंजर अर्थली कैलेमिटीज दोनों एक हो चुके थे। दोनों मिलके जाइंट ककून जैसे बन गए थे, बिल्कुल स्नो की तरह एकदम पूरे वाइट हो चुके थे। एक ककून हेवन और अर्थ का एक मतलब कनेक्ट कर रहा था और ये जो 88 रॉन्ग बिल्डिंग का जो जायंट सन की विल थी पूरी तरह से उसको लपेट चुका था। ककून के बाहर हवा इतनी तेज चल रही थी कि जैसे कोई वाइल्ड स्टॉर्म हो। हर तरफ आइस से बने एकदम बहुत खतरनाक ब्लेड्स टाइप के निकल रहे थे और ककून के अंदर लाइटनिंग चमक रही थी और स्नो तो ऐसे गिर रही थी जैसे तूफान हो। क्रैक की आवाज़ आती है। एक स्नो वाइट लाइटनिंग अचानक से बनी और शेप में एक ट्राइडेंट जैसी थी। ये अजीब सी लाइटनिंग आसमान से नीचे आई और सीधा जायंट सन की विल को छेड़ दिया। जायंट सन की विल कहती है स्नो वार ट्रबुलेशन लाइटनिंग। उसकी चीख निकल गई। ये अटैक ने जायंट सन की विल को एक बड़ा सा हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके गोल्डन सैंड जैसे आर्मर पे एक ह्यूज इंजरी दिख रही थी। ये स्नो वार ट्रबुलेशन लाइटनिंग एकदम से ज़बरदस्ती अटैक करी गई थी, खतरनाक वाली, और लिटरली एकदम नेक्स्ट लेवल थी। इतना पावरफुल थी कि अगर कोई गु इमॉर्टल यहाँ पे होता ना तो क्या बोले, बहुत खतरनाक सीन हो जाता उसके साथ। क्योंकि ये टॉप 10 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड कैस्टाफोरिक ट्रिबुलेशन में से एक थी। बस एक ही हिट ने जायंट सन की हज़ारों थॉट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन जायंट सन की विल कोई आम चीज़ तो नहीं थी। वो एक इमॉर्टल वनरेबल का द्वारा छोड़ी गई एक चीज़ थी। इसलिए उसका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। उसका गोल्डन सैंड आर्मर जैसा विल तुरंत ही खुद को रिपेयर होने कर मतलब रिपेयर करता था, एकदम रिपेयर होने लग जाता था ना, इसलिए। और सिर्फ स्नो और वार ट्रिबुलेशन लाइटनिंग ही नहीं, फ्लाइंग निडल रेन, एक्सप्लोसिव थंडर हेल और क्रूल वाइंड साइथ और भी कई तरह के ट्रबल्स आ गए थे। ये पहले वहाँ नहीं थे। ये सब ताई बांशन के हेवनली ट्रिबुलेशन और क्योटिक लाइटनिंग बॉल और अर्थली कैलेमिटीज के रेस्ट्रेनिंग स्मोक के मिक्स होने की वजह से बने थे। और वंस इन अ 10 ईयर ब्लिजर्ड भी साथ में मिक्स हो गया था। हेवनली ट्रिबुलेशन और अर्थली कैलेमिटीज लगातार टपक रहे थे। हेवन और अर्थ एकदम पूरा गुस्सा लेकर टपक रहा था। जायंट सन की विल पूरे जोर से रेसिस्ट कर रही थी, लेकिन उसको काफी बड़ा लॉस हो रहा था। जायंट सन की विल कहती है बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और, सिर्फ कुछ ही मिनट, फिर मैं ऑब्स्टिकल से फ्री हो जाऊंगा और 88 रैंक बिल्डिंग के अंदर वापस चला जाऊंगा। तुमने मुझे बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया ना, और मुझे बाहर भी रोक रखा है। मैं तुम्हारी हड्डियां तक तोड़ दूंगा, तुम्हारी जो नसें हैं उन्हें खींच के निकाल दूंगा, तुम्हें राख बना दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम मौत भी तुम्हारे लिए मतलब भीख मांगोगे वो भी तुम्हें अच्छी लगेगी। फेंगमैन को याद करके जायंट सन की विल का गुस्सा तो भाई नेक्स्ट लेवल चला गया था। उसी वक्त 88 रैंक बिल्डिंग के अंदर जायंट सन की विल एक छोटा सा पार्ट अभी तक बाकी था। वो अब ट्री मैन राउंड को कंट्रोल कर रहा था। उसने मैनिपुलेट करते हुए जायंट सन की इनहेरिटेंस को वापस ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में ढकेलने की कोशिश कर रहा था। जायंट सन की विल कहती है धीरे करो, ज्यादा फोर्स मत लगाना, ये दुनिया में एक ही है। उसकी नजर पूरी तरह से हाई लेवलन पे टिकी थी। हाई लेवलन का पेशेंट ब्रेक हो रहा था, लेकिन उसे पता था अपने स्ट्रेंथ कम करना ही पड़ेगा। ये लकपात की एक लौती ट्रू इनहेरिटेंस थी जो जायंट सन मॉडर्न वनरेबल का मतलब छोड़ी गई एक लौती थी। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाती तो कभी भी रिकवर नहीं हो सकती थी। इसी वजह से मा होंगिन और ज़ाओ लियान्युन जो इस इनहेरिटेंस के अंदर थे अब तक जिंदा थे। दोनों एक दूसरे को जोर से पकड़ के बैठे थे और बस देख रहे थे कि कैसे वो जाइंट बॉल जो एक लक पाथ का ट्रू इनहेरिटेंस थी धीरे धीरे टनल की तरफ पुश हो रहा है। वो दोनों फ्यूचर में फेमस और पावरफुल गू इमॉर्टल थे, लेकिन अभी के लिए तो वो एक रैंक 3 के गू मास्टर था उनमें से एक, और दूसरा तो एक मॉडल जिसका अभी तक कल्टीवेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ। हाई लेवल कहता है ताई बाई शेंग और वो चांग शेन इन दोनों मिसिंग हो गए हैं। अब सक्सेस बिल्कुल पास थी
और हाई लॉरेन तो कंट्रोल खुद पे एकदम छूट रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि एकदम सक्सेस पास थी। जब से फेंग युआन वैनिश हुआ था यानी गायब हुआ था, उसके अंदर एक अजीब-सी अननेसेसरी वाली फीलिंग आ रही थी। यानी आनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आ रही थी ये फीलिंग। यहाँ पे जायंट सन की विल कहती है छोड़ो उन्हें, बस कुछ ही मोमेंट में मेरी विल वापस अंदर आने वाली है। तब चाहे 2 हो या 3 गो इमॉर्टल भी आ जाएँ, वो कुछ भी नहीं कर पाएँगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है इस लक पाथ की जो ट्रू इनहेरिटेंस शेड्यूल डोमेन में डालना। ज़्यादातर लक पाथ गूवॉर्म फॉर्मुलेस और मतलब एथेरियल होते हैं, सिर्फ़ वही जगह उन्हें कंटेन कर सकती है। जायंट सन की विल का वॉइस डायरेक्टली हाई लॉरेन के कानों में गूंज रहा था। हाई लॉरेन ने सर हिलाया, ज़ोर से चीख कर अपनी पूरी स्ट्रेंथ इसमें जोड़ दी। एक ही मोमेंट में उसने 50 स्ट्रेंथ पाथ के जो पैंथम थे रिलीज़ कर दिए। ये स्ट्रेंथ पैंथम काफ़ी स्मार्ट थे। उन्होंने इंस्टेंटली लाइट बॉल को पुश करना स्टार्ट कर दिया, पुश करते रहे, ब्लेजिंग लाइट एंडोर करते हुए। फाइनली उन्होंने लक पाथ की जो ट्रू इनहेरिटेंस को कंप्लीटली टनल के अंदर फेंक दिया था और टनल बंद हो गया था। जाइंट सन का विल कहता है सक्सेस। उसी मोमेंट में जाइंट जो था ना वो मेन बिल्डिंग के अंदर घुस भी गया। वो जो मेन विल थी वो आ गई। जो विल अभी ट्री मैन के राउंड को कंट्रोल कर रही थी वो तुरंत ही मेन विल के साथ मर्ज हो गई और दोनों का मेमोरीज एक साथ हो गए। जाइंट सन की जो मेन विल थी वो कहती है फेंग युआन कहाँ हो तुम? उसकी चीख में इतना ज़्यादा हेटेड था कि भाई हवा भी हिल गई थी। हाई लॉरेन कहता है ग्रीटिंग्स ओल्ड एंसेक्टर। उसको डीप बाव करते हुए फेस पे फुल जॉय था। मेन विल एक छोटी सी सन की तरह चमक रही थी, सुपर ब्राइट और फुल डोमिनेटिंग थी। हाई लाओला ने जायंट सन की विल की मदद बहुत जगह की थी, यह बात सच थी। जायंट सन की विल ने उसे प्रेस करने ही वाली थी लेकिन अचानक से चिल्लाई। जायंट सन की विल कहती है तुम सब मरना चाहते हो क्या? तुम लोग मेरी 88 रैंक बिल्डिंग को डिफाइन करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? इस वक्त जायंट सन का स्केड्यूल डोमेन के अंदर फेंग युआन और ताई बाइशेंग अपने दोनों हाथ स्ट्रेच करते हुए ट्रू इनहेरिटेंस लाइट लैंप पे जोर लगा रहे थे। उसका फेस एकदम पेल हो गया था, बॉडीज काँप रही थी। मोयाकी विल कहती है फेंग युआन के माइंड के अंदर जल्दी करो, थोड़ा और, बस हम सक्सेसफुल हो ही जाएँगे।